ये सरकार नमस्कार, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर पढ़ाई आपकी मस्त चल रही है एंड सर आप फुल स्पीड से और फुल कंसंट्रेशन से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिवीजन कर रहे हो एंड सर कंटेंट आपका इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रिवाइज हो रहा है। सरकार आइए सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला सर? हमारा फंडामेंटल सर मंत्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला सर? पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि सर आपकी सेल प्राइस मान लो 140 है, परचेज प्राइस 100 रुपी है सर। सर आपका सेल प्राइस 140 है, पूरे 140 पे टैक्स लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 इज योर परचेज प्राइस। सर आपके इनपुट्स वगैरह की कॉस्ट है कितनी? 100 सर, उस पर टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं और सर पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स वापस लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, वो जो 100 रुपये आपका परचेज प्राइस था उस पर 10 रुपीज आपने टैक्स पे किया था, उस 10 का आपको क्रेडिट मिला। क्लियर? तो सर वापस एक बार रिपीट करता हूं बेटा, सर आपका लायबिलिटी सर सेल पे जो आएगा बेटा सर वो कितने पे आएगा? पूरी सेल प्राइस पे आएगा 140 पर, विच इंक्लूड्स 100 इज योर परचेज प्राइस। उस परचेज पे आपने 10 रुपी टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है साहब। क्लियर? तो क्वेश्चन मेरा क्या है, आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 on which we have already paid the tax, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। तो सरकार आइए हम इनपुट टैक्स क्रेडिट शुरू करते हैं। सरकार आइए सर, आपकी सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनपुट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर माहौल के साथ शुरू करते हैं हम। सेक्शन नंबर 16 से लेकर सेक्शन नंबर 21 तक कवर है प्रोविजंस रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। रूल नंबर 36 से लेकर रूल नंबर 45 तक सर रूल्स कवर करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को। सरकार आइए हम बात शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 16। सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन can take the input tax credit of GST paid on goods or service or both which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business। सर सेक्शन में 16 सबसेक्शन 2 बोलता है हाँ भाई हाँ क्रेडिट मिलेगा, पर ये सारी कंडीशंस पूरी होगी तो क्रेडिट मिलेगा। एट प्रेजेंट देयर आर 6 कंडीशंस। फर्स्ट सर, जो आप जिस गुड्स या सर्विस का आप क्रेडिट ले रहे हो उसका परचेज इनवॉइस, सर टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, उसको कवर करता है रूल नंबर 36। उसमें लिखा है क्या सर? कौन कौन से प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है सर? टैक्स इनवॉइस। सेकंड, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है और सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इशू करना पड़ता है बेटा। देन रिवाइज टैक्स इनवॉइस, सर अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए, विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, पर योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है? जो जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, तो जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे और जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उसके बीच में जो सप्लाई किया उसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो और रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेस पे कस्टमर को क्रेडिट मिल जाएगा। डेबिट नोट, कभी वैल्यू बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, डेबिट नोट रेज किया अपने कस्टमर को। सर आपने इंपोर्ट किया कोई गुड्स, इंपोर्ट पे कस्टम पे किया, कस्टम के साथ में आपने आईजीएसटी पे किया, तो असेस्ड कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री के बेस पे आप डॉक्यूमेंट के बेस पे क्रेडिट ले सकते हो। इनपुट सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटर ने जो आपको डॉक्यूमेंट दिया है बेटा, आईएसडी का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बेस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। तो दी जाती डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जिनके बेस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। हाँ देन ना सर, ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, ओरिजिनल बिल आपके पास होना चाहिए बेटा, फोटोकॉपी नथी चाल से। क्लियर? सरकार अगली बात, सर इनवॉइस में वो सारे कंटेंट जो रूल नंबर 46 में बोले वो सब होने चाहिए, पर अगर सारे कंटेंट नहीं है, पर एटलीस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विस, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर एज वेल एज रेसिपिएंट, एंड अगर इंटरस्टेड सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई, एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं भी तो भी चल जाएगा, आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्लॉज नंबर डबल ए कहता है क्या सर? सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर दिए होने चाहिए, एंड रेसिपिएंट को वो क्रेडिट तभी मिलेगी जब रेसिपिएंट के जीएसटी 2B के अंदर वो ऑटो पब्लिक होके रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस या डेबिट नोट फर्निश कर दिए होने चाहिए और वो इनवॉइस हमारे जीएसटी 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो हमें क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। प्लस ध्यान दीजिए बेटा सर, 3 कैटेगरी ऑफ इनवॉइस जिसमें जीएसटी 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सेक्शन 37 वहां अप्लाई नहीं होता है। एक तो आईएसडी का इनवॉइस, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जब रेसिपिएंट खुद लायबल होता है, प्लस सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, सर इन तीनों के केस में आप क्रेडिट ले सकते हो आपके जीएसटी 2B के अंदर। भले ये डॉक्यूमेंट आपके रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, ये आईटीसी आपके जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, फिर भी आप डॉक्यूमेंट के बेस पे 3B के अंदर क्रेडिट डायरेक्टली ले सकते हो इन 3 डॉक्यूमेंट के बेस पे बच्चा। क्लियर? डन सर। अब ध्यान बेटा सर, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? वो गुड्स और सर्विस और बोथ, वो गुड्स और सर्विस और बोथ जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए। और हाँ, बिल टू शिप टू मॉडल अगर है तो सर आपकी डायरेक्शन पे अगर गुड्स थर्ड पर्सन को रिसीव हो गया तो मान लेंगे आपको रिसीव हो गया और ऐसे केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। देन सर जो आपके आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है जीएसटी 2B के अंदर, वो रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी की कॉलम में नहीं आने चाहिए, इन एलिजिबल आईटीसी की टेबल में नहीं आनी चाहिए। अगर वहां पे आ रही तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है सर इसका? मान लो सप्लायर
है मान लो राजस्थान का, और सर सप्लायर राजस्थान का है, और सर रेसिपेंट आया कहां से, मध्य प्रदेश से, और सर वो होटल में स्टे किया है कहां पे, राजस्थान में, तो राजस्थान में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया होगा, मध्य प्रदेश वाले को 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो क्रेडिट आपके इन एलिजिबल क्रेडिट में आएगी। या फिर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 का टाइम लिमिट निकलने के बाद क्रेडिट आपके जीएसटी टू बी में आ रही तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर, ये रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट के कॉलम में आएगा। देन सर ध्यान देना बेटा, गवर्नमेंट को एक्चुअली टैक्स पे हो जाना चाहिए। सर गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए सर, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कवर्ड इन सेक्शन 41। मतलब अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है तो वो टैक्स पे करके क्रेडिट ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सप्लायर लायबल है तो सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, हमें कोई मतलब नहीं है। सर गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो ये क्रेडिट मिलेगा, पर हाँ सेक्शन 41 बोलता है क्या, एक बार आप क्रेडिट ले सकते हो ऑन योर सेल्फ असेसमेंट बेसिस। सर सेक्शन 41 बोलता है क्या, सर सिंस सप्लायर अपना जीएसटी 1 फाइल करेगा, हमारे टू बी में क्रेडिट आएगी, हम उसके बेस पे क्रेडिट एक बार सेल्फ असेसमेंट बेस पे ले लेंगे, और जो आपने क्रेडिट ली वो फाइनल क्रेडिट है। अगर फ्यूचर में वो सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट को क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी सर, वो भी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अगर आईटीसी यूज किया तो। और हाँ फ्यूचर में अगर सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता तो ऐसे केस में रीअवेल कर सकता है आईटीसी। क्लियर, और रीअवेलमेंट के लिए सेक्शन में 16(4) का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता। प्लस इस बार एक नया रूल ऐड हो गया, रूल नंबर 37A क्या बोलता है साहब, मान लो सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 फाइल कर दिया, रेसिपिएंट का जीएसटी 2B के अंदर क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है साहब, उसने क्रेडिट ले लिया सेक्शन 41 के हिसाब से सेल्फ असेसमेंट बेस पे क्रेडिट ले लिया, पर सर अगर उस सप्लायर ने उस कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ का, उस कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स पीरियड का जीएसटी 3B फाइल नहीं किया सर, तो ऐसे केस में आपके 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है पर उसने टैक्स पे नहीं किया बेटा, आपने तो सेल्फ असेसमेंट बेस पे क्रेडिट ले लिया। तो गवर्नमेंट बोला क्या, हम 30 सितंबर तक इंतजार करेंगे, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 सितंबर तक इंतजार करेंगे। 30 सितंबर तक अगर सप्लायर ने अपना जीएसटी 3B फाइल कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 30 सितंबर तक उस सप्लायर ने अपना जीएसटी 3B फाइल नहीं किया उस कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ का, तो ऐसे केस में उस कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ में जो जीएसटी 2B में आपकी क्रेडिट आ रही थी, जो आपने क्रेडिट ली थी बेटा, क्लियर, वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, वो भी सर 30 नवंबर या उससे पहले मतलब फाइनेंशियल खत्म होने तक 30 सितंबर तक अगर सप्लायर ने जीएसटी 3B फाइल कर दिया कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्लियर, नहीं फाइल किया तो जो 30 नवंबर आ रहा है या 30 नवंबर या उससे पहले जो भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उसके अंदर आपको वो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ पे करना पड़ेगा। क्लियर, और अगर आपने आईटीसी यूज कर ली तो सर ध्यान देना बेटा, उस पर विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 30 नवंबर के बाद अगर आप पे करते हो तो, पर 30 नवंबर तक कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं अगर आपने उससे पहले रिवर्स कर दिया क्रेडिट तो। क्लियर, तो अगर 30 नवंबर तक आपने क्रेडिट रिवर्स नहीं करी तो बाद में 1 दिसंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा बाद में अलोंग विथ इंटरेस्ट 18% पर एनम। सेकंड थिंग, अगर आपने क्रेडिट एक बार रिवर्स कर दी और बाद में अगर सप्लायर ने अपना 3B फाइल कर दिया तो ऐसे केस में यू कैन रीअवेल द क्रेडिट, एंड रेसिपिएंट जब क्रेडिट रीअवेल करता है वहां सेक्शन में 16 सब सेक्शन 4 की टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती। भारत माता की जय। आइए सरकार, लास्ट कंडीशन क्या है, रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए, रिटर्न मतलब जीएसटी 3B फाइल कर दिया होना चाहिए तो ही उसको क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सारी कंडीशन सेक्शन में 16 सब सेक्शन 2 की 6 कंडीशन खत्म होती है। अब आइए सरकार, फर्स्ट प्रोवाइजर बोलता है क्या, कभी भी गुड्स लोड से इंस्टॉलमेंट में आता है तो लास्ट लोड या लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आएगा तब क्रेडिट मिलेगा, आप प्रोपोर्शनल क्रेडिट नहीं ले सकते। अच्छा, एट द सेम टाइम टैक्स इन्वेस्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है क्या, अगर सप्लायर ने कभी भी लोड से इंस्टॉलमेंट में गुड्स भेजा है तो जब फर्स्ट लोड निकलेगा तब वो पूरे वैल्यू का टैक्स इन्वेस्ट इश्यू करेगा, उसको टैक्स लायबिलिटी फर्स्ट लोड के टाइम पे आ जाएगी, पर हमको क्रेडिट कब मिलेगा साहब, जब लास्ट लोड हमको रिसीव होगा तभी हमको क्रेडिट मिल पाएगा, उससे पहले क्रेडिट हमको नहीं मिल पाएगा। बड़ी होशियार है सरकार सर। आइए सेकंड प्रोपोजल बोलते हैं क्या, ओ भाई सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 की ये सारी 6 कंडीशन पूरी, आपने क्रेडिट ले लिया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आपने सर ध्यान देना बेटा, जैसे टैक्स इन्वेस्ट डेबिट नोट रिसीव हो गया सर, जीएसटी 2B के अंदर क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है, इन एलिजिबल क्रेडिट के कॉलम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया है, सब गुड्स और सर्विस और बहुत रिसीव हो गया है, रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है, सारी 6 कंडीशन सेटिस्फाइड, आपने क्रेडिट ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर इफ द रेसिपिएंट फेल्ड टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन इनवॉइस इश्यू हुआ था उससे 180 दिन में इफ द रेसिपिएंट फेल्ड टू मेक द पेमेंट टू द सप्लायर, तो ऐसे केस में जितना पेमेंट फेल हुआ है रेसिपिएंट टू मेक पेमेंट टू दी सप्लायर, वैल्यू ऑफ सप्लायर प्लस टैक्स का अमाउंट, जितना अमाउंट फेल हुआ है उतना प्रोपोर्शनेट सर, जितना वैल्यू प्लस टैक्स जितना फेल हुआ पे करने में, मान लो 10 लाख प्लस टैक्स का अमाउंट था सर, 11,80,000 मान लो टैक्स और वैल्यू मिला गया था, उसने मान लो 6 लाख ही पे किए तो सर 6 लाख पे कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा बेटा 4 लाख प्लस टैक्स, मतलब 5,80,000 उसका पेंडिंग था, 580 डिवाइड बाय 1180 इंटू सर जो 180 टैक्स का अमाउंट था, ये अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा या इतना आईटी से उसको रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट। और अगर रेसिपिएंट जब सप्लायर को बाद में रीपे करता है तब ऐसे केस में ही कैन रीअवेल द आईटीसी, और रीअवेलमेंट के लिए कोई क्रेडिट का कोई टाइम लिमिट सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 की अप्लाई नहीं होती है। ध्यान देना बच्चों सर, पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी कब, जहां पे भी रेसिपिएंट खुद लायबल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रिवर्स चार्ज में क्रेडिट ले, मस्त रहे, भले सप्लायर का पैसा खा जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस अगर आपने कोई पेमेंट जो सप्लायर को करना था सर
आपने सप्लायर को नहीं किया, पर सप्लायर ने बोला कि इस थर्ड पर्सन को मेरे बिहाफ पे पे कर दो, आपने उस थर्ड पर्सन को पे कर दिया, क्लियर, तो वो भी तो सर वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनता है, और ये मानेंगे आपने उसको जो थर्ड पर्सन को पे किया मतलब सप्लायर को पे किया बेटा अमाउंट, क्लियर, डन। अच्छा एक बात और सर, देयर आर 4 पैराज इन शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 में 4 पैराग्राफ है जहां पे कंसिडरेशन होता ही नहीं है सर, याद है ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल नंबर 1 में कवर है, तो वहां पे तो सर कंसिडरेशन पे ही नहीं करना, तो रेसिपिएंट पे कंडीशन अप्लाई भी नहीं होगी, क्योंकि सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 सेकंड प्रोविजन का अप्लाई होता है बेटा, व्हेन द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, अगर पे ही नहीं करना तो फेल की बात तो आएगी नहीं बच्चों। वहां पे ये सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 सेकंड प्रोविजो विद रूल नंबर 37 ये अप्लाई नहीं होगा, क्लियर, डन। सरकार अब सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, अगर कोई कैपिटल गुड्स के जीएसटी वाले पोर्शन का आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो अब उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, जीएसटी आप कैपिटल गुड्स के वैल्यू वाले पोर्शन का, कैपिटल गुड्स की जो मशीन की वैल्यू है सर उसका आप डेप्रिसिएशन क्लेम करें, हमको दिक्कत नहीं, जीएसटी पोर्शन का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेक्शन में 16 सबसेक्शन 4 बोलता है क्या, क्रेडिट अवेल करने की टाइम लिमिट कितनी बेटा, सर जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो टैक्स इनवॉइस है या डेबिट नोट है जिसके बेस पे आप क्रेडिट ले रहे हो बेटा, क्लियर, तो जिस फाइनेंशियल में वो टैक्स इनवॉइस इशू हुआ या डेबिट नोट इशू हुआ वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सर 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले पाएंगे, उसके बाद आप क्रेडिट अवेल नहीं कर पाएंगे। हाँ ध्यान देना बेटा, ये क्रेडिट अवेल करने की लिमिट है, क्रेडिट लेने की लिमिट है, यूज करने की लिमिट नहीं है। वंस क्रेडिट इज अवेल्ड इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एन नंबर ऑफ ईयर, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा डेबिट नोट जिस फाइनेंशियल में इशू हुआ वहां से आपको टाइम देखनी है, उसका ओरिजिनल इनवॉइस का भी इशू हुआ उससे कंसर्न नहीं है। आइए सर सेक्शन नंबर सर रूल नंबर 86 ए, ये सेक्शन नंबर 16 पूरा खत्म होता है। अब सर रूल नंबर 86 ए बोलता है कि कंडीशंस ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अगर कमिश्नर या एनी ऑथराइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर के पास रीजन टू बिलीव है कि सर आपने जो आईटीसी ली है वो ऐसे डॉक्यूमेंट के बेस पे ली है जो ऐसा सप्लायर ने इशू करी हु इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट और नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर आपने गुड्स सर्विस बहुत रिसीव नहीं हुआ और आपने क्रेडिट ले ली, या फिर आपने जो टैक्स इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट लिया है वो टैक्स गवर्नमेंट को मिला ही नहीं, या फिर रेसिपिएंट जिसने क्रेडिट लिया है ही इज नॉट फाउंड टू बी इन एग्जिस्टेंस, डमी कंपनी थी बेटा, या ही इज कैरिंग ऑन द बिजनेस फ्रॉम एनी अदर प्लेस अदर देन द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर सर आपके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट था ही नहीं और आपने क्रेडिट ले ली, तो ऐसे केस में अगर ये इनमें से कोई भी रीजन रहा तो ऐसे केस में वो असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाला ऑफिसर जो ऑथराइज्ड है उसके पास पावर है कि वो चाहे तो उतने अमाउंट के लिए बोल दे कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप इतना अमाउंट यूज नहीं कर पाएंगे ना इसका आप रिफंड ले पाएंगे, मतलब उतना अमाउंट ब्लॉक कर देगा बेटा, क्लियर। एंड सर उसके बाद उसका नोटिस इश्यू होगा, कार्रवाई चालू हो जाएगी बेटा, क्लियर, और 1 साल के अंदर मैटर को क्या करना बेटा, क्लोज करना डिपार्टमेंट को, वरना ये रेस्ट्रिक्शन हट जाएगी बच्चों। और कमिश्नर चाहे तो ये रेस्ट्रिक्शन हटा सकता है अगर उसको लगता है मिड वे में कि इस एसएस ने कंडीशन सारी पूरी कर दी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, तो ऐसे केस में ही में अलाउ द यूज ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। आइए रूल नंबर 86 बी, सर ये लगता है डमी कंपनी शेल कंपनी जो है ना बेटा उनके लिए अगेन ये वाला रूल भी इशू है, रूल नंबर 86 ए और 86 बी, ये बोगस बिल के ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा रूल नंबर 86 बी बोलता है क्या, अगर किसी पर्टिकुलर एसएससी का किसी पर्टिकुलर मंथ में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जाम सप्लाई अदर देन एक्सपोर्ट वाली सप्लाई सर अगर एक्सीड करता है कितना 50 लाख रुपए, वैल्यू एक्सीड करता है किसी पर्टिकुलर मंथ में कितना 50 लाख रुपए, तो ऐसे केस में ये प्रोविजन उन पे अप्लाई होगा। अच्छा सर पर ये 50 लाख के टर्नओवर में ध्यान देना बच्चों क्या इंक्लूड नहीं करना, एक तो एग्जाम टर्नओवर इंक्लूड नहीं करना और एक जीरो डेट सप्लाई वाला टर्नओवर इंक्लूड नहीं करना। उसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में आपका टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख है तो ऐसे केस में आप जो लायबिलिटी पे करेंगे, आपका जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए मैक्सिमम सर आप जो आईटीसी यूज कर सकते हो वो आपकी लायबिलिटी का मैक्सिमम 99% ही पे कर सकते हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब मिनिमम 1% ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्लियर। और पर इसके सर एक्सेप्शन है कुछ। फर्स्ट, अगर जो इसके होल टाइम डायरेक्टर है या पार्टनर एनी ऑफ इट्स 2 पार्टनर्स एनी ऑफ इट्स 2 होल टाइम डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर करता है प्रॉपर्टर वगैरह ने सर मोर देन 1 लाख एज इनकम टैक्स पे किया इन दी प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, या फिर आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में मोर देन ₹1 लाख का आपको आईटीसी का रिफंड मिला हुआ या तो जीरो डेट सप्लाई के केस में या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम आपको अलाउ कर देंगे रिफंड, हम आपको अलाउ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज करना सर, भले आप 100% लायबिलिटी क्रेडिट के थ्रू पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सर आपने करंट मंथ का जो लायबिलिटी आप पे कर रहे हो तो सर इस करंट फाइनेंशियल ईयर में करंट मंथ का लायबिलिटी मिला के अब तक जो आपने टोटल जो टैक्स पे किया है उसका 1% ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे हो रखा है क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें तो। एंड लास्ट, अगर आप कोनो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, पीएसयू हो या लोकल अथॉरिटी हो या स्टेटरी बॉडी हो तो ऐसे केस में ये रूल आप पे वैसे भी अप्लाई नहीं होगा, क्लियर। ये रूल नंबर 86 भी बोलता है क्या, मिनिमम 1% आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे करना पड़ेगा,
क्लियर, पर इन लोगों पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। और हाँ, कमिश्नर के पास पावर है या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो सेड रेस्ट्रिक्शन हटा सकता है किसी लोगों के लिए बेटा। डन सर, आफ्टर सच वेरिफिकेशन को लगता है कि सर कोई गड़बड़ नहीं, तो ऐसे केस में वो अलाउ कर सकते हैं, ठीक है सर, आप पूरा क्रेडिट लेजर के थ्रू पे करो टैक्स, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए मालिक सर, ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन में 17 सबसेक्शन 5 सुनना बच्चों ध्यान से। 16(1) ने क्या बोला, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द क्रेडिट ऑफ ऑल गुड्स ऑल सर्विसेज, जो भी बिजनेस में काम आ रही है आने वाली बेटा। क्लियर, पर 17(5) क्या बोलता, दिमाग खराब मत करना मंगल सर, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1 और 18 सबसेक्शन 1 फॉलोइंग के रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्या है, मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स। सर ध्यान, ट्रक वगैरह के लिए मना नहीं किया बेटा। सर मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर। ध्यान देना बच्चों, ड्राइवर को भूल मत जाना बच्चा। क्लियर सर, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता ना बेटा, उसमें आया था क्या 13% एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, तो भाई साहब 14 पैसेंजर वाला व्हीकल हो गया, वो तो मना किया ही नहीं, वहां क्रेडिट मिलता है बेटा। तो सर अप टू 13 पैसेंजर की कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो ऐसे केस में ऐसे मोटर व्हीकल का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर पर मोर देन 13 पैसेंजर वाली व्हीकल है तो ऐसे केस में क्रेडिट मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर बिजनेस के लिए काम आ रहा तो। क्लियर, अप टू 13 पैसेंजर की कैपेसिटी वाला व्हीकल है इंक्लूडिंग ड्राइवर वाला, क्लियर, नहीं मिलेगा क्रेडिट। अच्छा हाँ ध्यान देना बेटा, अगर एक्सीडिंग 25 सीसी, क्या बोला सर, 25 सीसी से ऊपर का इंजन है तो उसको मोटर व्हीकल बोलते हैं बेटा। और हाँ, बाइक, एक्टिवा, सर जो भी आप बात करो, सारे मोटर व्हीकल जो बाइक होती है बेटा वो सब 25 सीसी से ऊपर वाली होती है, इसलिए वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में आता है, उनका भी क्रेडिट नहीं मिलता भले कुछ भी हो जाए। क्लियर, तो सर मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, उनका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए दिमाग लगाना ही मत, एक्सेप्ट 3 केसेस बेटा। फर्स्ट, इफ यू आर एंगेज्ड इन मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। फर्स्ट, फॉर द सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, फॉर द सप्लाई मतलब आप रेंट पे दे रहे हो किसी को या आप बेच रहे हो, यस फॉर द सप्लाई में आता है, या ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस आप प्रोवाइड करो या मोटर ड्राइविंग स्कूल सर्विस आप प्रोवाइड करो, तो ऐसे केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर, डन। नेक्स्ट क्या है बेटा, सर आईटीसी ऑन वेसल्स और एयरक्राफ्ट। सर सेम पॉइंट, सर आपने आपके बिजनेस के लिए भले वेसल परचेज किया हो या एयरक्राफ्ट परचेज किया, वी डोंट केयर, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट सर आपने जो परचेज किया किसके लिए परचेज किया, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अपने बिजनेस के गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आपने अगर वेसल एयरक्राफ्ट परचेज किया, क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर आप फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई करें तो क्रेडिट मिल जाएगा। फर्स्ट, फॉर द सप्लाई ऑफ सच वेसल या एयरक्राफ्ट। सेकंड, सर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस। थर्ड, सर इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट और इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग द वेसल, अगर इनके लिए आपने व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट परचेज किया तो यस क्रेडिट विल बी अलाउड, अदरवाइज क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर, अब सर सुनना ध्यान से, क्लोज नंबर। सर ए बी क्या बोलता है, सर सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस सर्विस, जनरल इंश्योरेंस सर्विस एंड हायरिंग, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल्स एयरक्राफ्ट। बच्चों जिस मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलता उसको अगर आपने किराए पे लिया, हायरिंग पे दिया है, लीजिंग पे लिया है या रेंटिंग पे लिया, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। प्लस उन व्हीकल्स का वेसल एयरक्राफ्ट का आपने सर्विसिंग कराया, रिपेयर मेंटेनेंस कराया या इंश्योरेंस कराया, उनका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर आपके लिए मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट एलिजिबल है फॉर आईटीसी तो ये सारी सर्विस का क्रेडिट भी आपको मिलने वाला है। क्लियर, अदरवाइज जिनको मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलता उनको इन सर्विस का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। पर इसके दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल हूं, मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट हूं और ऐसे केस में मैंने सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस सर्विस ली या इंश्योरेंस करवाया मैंने उन व्हीकल्स वेसल एयरक्राफ्ट का, तो क्रेडिट मिल जाएगा। सेकंड, अगर मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैंने कोई व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस किया है या री इंश्योरेंस किया तो यस ऐसे केस में सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस और री इंश्योरेंस की सर्विस का मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है बच्चों। देन सर पॉइंट आता है क्या, क्लोज नंबर बी। सर ये पर्सनल कंजम्पशन वाली गुड्स सर्विस आगे बेटा, क्या फूड एंड बेवरेजेस, बेवड़े नहीं, ओ भाई बेवरेजेस, फूड एंड बेवड़ों पे तो जीएसटी है ही नहीं रे होशियारी। सर फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज। सर लीजिंग, हायरिंग और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, सर इनका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट अगर सेम कैटेगरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई लिया टू प्रोवाइड द सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और एज अ कंपोनेंट ऑफ दी और एज एन एलिमेंट ऑफ दी कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, तो बात अलग होगी, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर, सेकंड है क्या, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर, इनका क्रेडिट नहीं मिलता। क्लियर, पर अगर आपने किसी बिजनेस का मेंबरशिप लिया, जैसे ट्रेड एसोसिएशन की मेंबरशिप लिया, तो वो मेंबरशिप ऑफ क्लब नहीं कहलाता बेटा, ऐसे केस में आईटीसी मिलता है। देन ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज होम ट्रैवल कंसेशन और लीव ट्रैवल कंसेशन क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे आपको 4 धाम किया था क्रेडिट बेटा, 4 धाम कौन कौन से बेटा आपके, बॉम्बे, गोवा, ऊटी, मनाली बेटा। अरे भाई धाम डिपेंड्स ऑन एज टू एज, और सर आपकी परफॉर्मेंस कंपनी खुश हुई और आपको घूमने फिरने भेज दिया, कहाँ, गोवा जाओ, इनका एक धाम पूरा कराओ, गोवा भेजो साहब। टूर ऑपरेटर का बिल आया 7 लाख रुपए का, उस पर जीएसटी लग गया है, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। 7 लाख रुपए क्यों आया वो छोड़ो बेटा, सर वो घूमने फिरने गया, आप उसकी ऑडिट मत करो कि 7 लाख का क्या किया उसने। क्लियर, अब मेरा पॉइंट आपसे ये कि ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन क्रेडिट नहीं मिलता है, पर अगर आप ऑफिस के यूज के लिए, ऑफिस के काम के लिए कहीं बाहर गए तो सर उन सब का क्रेडिट आपको मिलेगा, उन सब खर्चों का आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। और हाँ ध्यान देना बेटा, ये तीनों पॉइंट
जो हमने पढ़े। सर ये तीनों का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। सर अगर किसी लॉ ने आपको ऑब्लिगेटरी किया हुआ है, किसी कानून ने ऑब्लिगेटरी किया हुआ है कि आपको अपने एम्प्लॉइज के लिए सर्विसेज लेनी पड़ेगी, ये गुड्स लेनी पड़ेंगी, तो ऐसे केस में क्रेडिट मिल जाएगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे सर मान लो किसी कंपनी ने कोई फैक्ट्री बेटा जहां पे बोल दिया क्या आपको अपने एम्प्लॉइज का लाइफ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, या आपको अपने एम्प्लॉय को लंच प्रोवाइड करना पड़ेगा। सर फैक्ट्री चेक में बोल दिया मान लो ऐसा, तो ऐसे केस में उस वजह से आपने ये परचेज किया तो क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर, डन। सरकार आइए बच्चों, अच्छा लीजिंग रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट जिनका क्रेडिट नहीं मिलता है, तो वो लीजिंग रेंटिंग और हायरिंग का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा। पर अदर कोई आपने बिजनेस के लिए मशीन परचेज करी, मशीन रिलीज पे ली, उसका क्रेडिट मिलेगा ना, क्या दिक्कत है सर। देन सर क्लोज मस्ट सीओडी, ध्यान देना बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर दिल थाम के सुनना बेटा। अगर मैंने अपनी फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कराया, अपने ऑफिस का कंस्ट्रक्शन कराया, क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन कराया, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ कोई भी गुड्स, क्रेडिट नहीं मिलेगा किसका, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज विच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट व्हेन आई एम प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू समबडी एल्स। क्लियर। सेकंड, अगर मैंने अपनी बिल्डिंग का रिपेयर रिनोवेशन कराया है सर विच इज डेबिटेड इन P&L अकाउंट, मतलब वो कैपिटलाइज नहीं किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो क्रेडिट मिल जाएगा। और थर्ड, अगर मैंने प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल करवाई है, क्या इंस्टॉल करवाई बेटा, प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल कराई है, और प्लांट और मशीनरी को इंस्टॉल कराने के लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज ली, सीमेंट स्टील आयरन गुड सर्विसेज काम आई, सबका क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ, प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में लैंड बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर नहीं आता है, प्लांट मशीनरी की डेफिनेशन में टेलीकॉम टावर नहीं आते हैं, प्लांट मशीनरी की डेफिनेशन में पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस नहीं आता है। मतलब सर पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, लैंड बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर या टेलीकॉम टावर को इंस्टॉल करने के लिए कोई गुड्स सर्विसेज काम आई, सर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर बाकी सबका क्रेडिट, बाकी सारे प्लांट मशीनरी के इंस्टॉलेशन वगैरह में जो गुड्स काम है क्रेडिट मिल जाएगा। प्लस प्लांट और मशीनरी इंक्लूड्स स्ट्रक्चर, फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाया आपने, वो प्लांट और मशीनरी के डेफिनेशन में आएंगे, उसमें जो सीमेंट स्टील काम आया, कोई भी गुड सर्विस काम आई, क्रेडिट विल बी अलाउड। क्लियर, डन। सर ये था क्या कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट। और हाँ, द टर्म कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स सर रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटलाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बेटा। मतलब रिपेयर रिनोवेशन वगैरह आपने कराया है किसी बिल्डिंग का, और वो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज नहीं किया है इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो आपने क्या किया है, डेबिट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खर्चा बुक किया उसको, तो ऐसे केस में उसका आईटीसी, उसमें जो सीमेंट स्टील काम आया, उसमें जो सर्विसेज काम आई, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर, डन। देन आपने कंपोजिशन सप्लायर से कोई भी गुड्स सर्विस परचेज किया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। वैसे भी वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता बेटा। सर एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया, तो सर उस पर जो आईजीएसटी पे किया, केवल उसका क्रेडिट उसको मिलता है, बाकी किसी का भी गुड्स का, किसी भी सर्विस का कोई क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। सर अगर आपके पर्सनल कंजम्पशन कोई गुड्स सर्विस काम आ रही, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट क्लॉज नंबर एच, गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन और रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, कोई क्रेडिट नहीं मिलता बच्चों। क्लियर, याद आया आपको केस लो बेटा जिसकी वजह से ये पॉइंट आया था सर। सर सर्विस टैक्स एक्साइज के टाइम पर जो जजमेंट आया था, क्लियर, जिसके बेस पे मैंने आपको बताया था ये वाला पॉइंट आया है। और हाँ है ना भाई सरकार। आइए नेक्स्ट क्या है सर, टैक्स विच इज पेड इन, सर ये जजमेंट याद है कि नहीं है बेटा, खुराना वुलन मिल्स लिमिटेड, खुराना वुलन मिल्स लिमिटेड के केस में एक्साइज में एक जजमेंट था जो एसएससी की फेवर में था, इसलिए डिपार्टमेंट ने यहाँ प्रोविजन डाल दिया कि दिमाग खराब करना ही मत, गुड्स लॉस हुआ कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, रिवर्स करना पड़ेगा साहब। क्लियर, टैक्स पेड अंडर सेक्शन नंबर 74, 129 और 130 बेटा। सर अगर किसी फ्रॉड की वजह से सप्लायर और रेसिपिएंट पकड़ में आ गए बेटा, और रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ गया, और रेसिपिएंट ने सर उस टैक्स का डेबिट नोट रेज किया है रेसिपिएंट पे, सर वापस बोलता हूं, सप्लायर और रेसिपिएंट ने मिलकर फ्रॉड किया बेटा, 74, 129 या 130 में पकड़ में आ गया बेटा। अब सप्लायर से गवर्नमेंट ने रिकवरी की टैक्स की, और सप्लायर ने उस टैक्स का क्या किया, रेसिपिएंट को डेबिट नोट रेज कर दिया, तो उस डेबिट नोट के बेस पे रेसिपिएंट को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर, डन। आइए सरकार सर्कुलर की बात करते हैं बेटा। ओईएम मैन्युफैक्चरर्स, सर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने क्या किया बेटा, सर कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एक तरह से जॉब वर्कर के यहाँ पे कोई गुड्स भेजा बेटा। क्लियर, तो सर जॉब वर्कर के यहाँ पे अगर मोल्ड्स डाइज वगैरह भेजे हैं, तो ऐसे केस में वो परचेस तो किसने किया, ओईएम ने, ओईएम के लिए काम आ रहा है बेटा। तो ऐसे केस में सर जो मोल्ड्स डाइज वगैरह है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के जो गुड्स वो मशीनरी वो बना रहा है उसकी वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनता है। जब वो यहाँ से जॉब वर्कर क्या भेजेगा तो आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जब मोल्ड्स डाइज को यूज करके उसके आउटपुट गुड्स बनाएगा, तो उसके आउटपुट गुड्स की वैल्यू के अंदर ये मेरे मोल्ड्स डाइज की वैल्यू उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उसने जॉब वर्क बेस पे एक तरह से काम किया बेटा। हाँ, अगर जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर उससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या था बेटा, तेरे को ही गुड्स बनाना है और तेरे को कंपोनेंट बना के मेरे को देना है, और ये कंपोनेंट बनाने में जो भी गुड्स काम आएगा वो सब तेरे बेटा, मैं उससे कंपोनेंट परचेज कर रहा हूं। अब उसके लिए मोल्ड्स डाइज वगैरह काम है तो सब उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, पर वो परचेज नहीं कर पा रहा, मैंने परचेज करके उसको दिया बेटा, तो अगेन ये उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इसका आईटीसी भी उसको मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा बेटा। हाँ है ना भाई माहौल सरकार। नेक्स्ट सर्कुलर क्या है, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स होती है बेटा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा भाई। ओ सिंपल सी बात हमने करी कि फ्री गिफ्ट फ्री सैंपल अगर आप किसी को देते हो तो पहली बात तो ये शेड्यूल 1
अगर आपने रेटेड पर्सन या डिस्टिंग पर्सन को सप्लाई किया है फ्री ऑफ कॉस्ट या शेड्यूल 1 के अदर ट्रांजेक्शन में अगर कवर होता है तो ही फ्री सैंपल और फ्री गिफ्ट को आपको सप्लाई मानना है, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। जैसे आपने फिजिशियन सैंपल्स दवाई बना के डॉक्टर्स को फ्री बांटते हैं ना मेडिकल कंपनीज, तो सर ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में नहीं आता, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम जो फ्री सैंपल गिफ्ट होते हैं बेटा, सिंस उस पर जीएसटी नहीं लग रहा इसलिए वो ब्लॉक रेट 17.5H में कवर गुड्स सेंट गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल आर कवर्ड इन 17.5H, क्रेडिट भी नहीं मिलता है। क्लियर। सेकंड, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, कोई बाय वन गेट वन फ्री में कुछ भी फ्री नहीं है बेटा। तो ऐसे केस में मोर देन वन शर्ट, जैसे एक शर्ट खरीदो एक फ्री, तो कोई फ्री नहीं बेटा, दो शर्ट आप सिंगल प्राइस में बेच रहे हो एक तरह से, तो ऐसे केस में ये मिक्स सप्लाई या कंपोजिट सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी पूरी वैल्यू पे लगेगा साहब। क्लियर। और ऐसे केस में दो शर्ट परचेज किए, क्लियर, मैं शोरूम वाला हूं बेटा, आपको एक शर्ट के साथ एक फ्री दे रहा हूं तो कुछ भी फ्री नहीं है, मेरे को कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं, उन सारे शर्ट के परचेज पे जो जीएसटी पे किया वो शोरूम वाले ने सारा उसको आईटीसी मिलेगा बच्चों। सर देन डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर शेव मोर ऑफर, सर जब मैं सप्लाई कर रहा हूं उसी टाइम पता है कि अगर आपने साल भर में इतना परचेज किया तो इतना % डिस्काउंट दूंगा, तो सर सिंस सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2, सर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लोज में बी, मतलब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की सारी कंडीशन फुलफिल करता है, इसलिए आप जीएसटी का क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। बस उस क्रेडिट नोट से आपको सारे इनवॉइस लिंक करने पड़ेंगे, प्लस सर रेसिपिएंट ने उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स किया होना चाहिए, तो ऐसे केस में वो डिस्काउंट पे डिस्काउंट वजह से जो वैल्यू आपका कम हुआ उतना प्रोपोर्शनल लायबिलिटी सप्लायर का कम हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर। सेकेंडरी डिस्काउंट, ये एडोक बेस पे डिस्काउंट आपने दिया है अगर, तो सर एडोक बेस पे डिस्काउंट जो फ्यूचर में आप देते हो बेटा सप्लाई करने के बाद, वो सिंस सेक्शन में 15 सबसेक्शन 3 क्लोज में बी की कंडीशन पूरी नहीं करते, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सप्लाई ये डिस्काउंट नॉन नहीं थे, तो ऐसे केस में ये वैल्यू का पार्ट वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं होंगे, कोई जीएसटी का क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा। ऐसे केस में फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं साहब। डन डन। सर आइए सेक्शन में 17, सर रूल नंबर 42 43 आ रहा है, दिल थाम के बैठिएगा सर। सर अपॉर्चमेंट ऑफ द क्रेडिट, सर अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट, सर सुनना बच्चों ध्यान से, मान लो मैं मोर देन वन गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई करता हूं, मोर देन वन गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई करता हूं, और सारे के सारे गुड्स और सर्विस और बोथ क्या है, टैक्सेबल है बेटा, तो सर सारा आईटीसी मिलेगा, नो 1-to-1 कोरिलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट गुड्स। सेकंड थिंग, अगर मेरे सारे के सारे आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विस क्या है, एग्जम्प्ट है, तो मेरे को वैसे भी कोई भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर सर सम ऑफ द गुड्स और सर्विस आर टैक्सेबल, सम ऑफ द गुड्स और सर्विस आर एग्जम्प्ट, तो ऐसे केस में जो टैक्सेबल काम है उसका क्रेडिट मिलेगा, जो एग्जम्प्ट काम है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है 10 का क्रेडिट क्यों मिला। क्लियर। सरकार इसीलिए पता कैसे बढ़ेगा कितना एग्जाम काम है कितना टैक्सेबल काम है, उसके लिए रूल नंबर 42 और 43 दे रखा है। रूल नंबर 42 इज फॉर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, रूल नंबर 43 इज फॉर कैपिटल गुड्स। सर रूल नंबर 42 को बोलता है क्या, पहले हम बात करें किसके बारे में, इनपुट और इनपुट सर्विस के बारे में बात करें बच्चों। यहां बोला है क्या, फॉर एग्जांपल जनवरी महीने की बात करते हैं हम, सर जनवरी महीने में जितना भी आपने इनपुट और इनपुट सर्विस परचेज किया उन सबका क्रेडिट था मान लो ₹70 लाख, सर उसमें से कुछ इनपुट इनपुट सर्विस ऐसे थे जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में काम है, हटाओ उनका क्रेडिट मिलेगा नहीं, एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए मतलब नॉन बिजनेस पर्पस के लिए काम आए थे, हटाओ। अच्छा एग्जाम इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई आल्सो बेटा, क्लियर, हटा दिया बेटा उसका क्रेडिट। अगर कोई इनपुट इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस में काम आ रहा है, हटा दिया, एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम आ रहा है, हटा दिया। सर कोई इनपुट या इनपुट सर्विस 17.5 में कवर है, ब्लॉक रेट में कवर है, हटा दिया भाई। सर कोई इनपुट इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में काम आया, क्रेडिट पूरा ले लो बेटा। अच्छा टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई, अब भले ही जीरो रेटेड सप्लाई एग्जाम गुड्स का क्या बेटा, ये एग्जाम है, अगर आपने इसको एक्सपोर्ट किया या एसईजेड को सप्लाई किया फिर भी इसको टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं, आईटीसी मिलता है पूरा बेटा, क्लियर, तो क्रेडिट ले लो बेटा। अगर कोई इनपुट इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में काम है इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई में काम है तो क्रेडिट मिलता है। अब जो बच गया वो क्या है, कॉमन क्रेडिट है। कॉमन क्रेडिट का क्या करने का बेटा, एक बार तो क्रेडिट आप अवेल कर लो, अब क्या करने का बेटा, सिंस वो कॉमन क्रेडिट बेटा, अब कॉमन क्रेडिट क्या करेंगे बेटा, उस महीने का जनवरी महीने की बात करें हम तो जनवरी महीने का एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय सर कॉमन क्रेडिट C2 जिसको बोलते हैं प्यार से C2 नहीं C2 मतलब सर कॉमन क्रेडिट बेटा, हाँ है ना, तो एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू कॉमन क्रेडिट जो था वो जो अमाउंट आएगा उतना उसको बोलते हैं D1, उतना हमको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। प्लस अगर कोई इनपुट और इनपुट सर्विस कॉमनली काम आए बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए अगर काम आए तो 5% ऑफ दी कॉमन क्रेडिट जो था बेटा वो आपको क्या करना पड़ेगा, D2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और D1 प्लस D2 जो है ये अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, हर महीने आपको क्या करना पड़ेगा, उस महीने में रिवर्स करना पड़ेगा। ये वो अमाउंट हो गया जो एग्जाम के लिए एलोकेट हुआ है, वो ये वो अमाउंट हो गया जो नॉन बिजनेस के लिए एलोकेट हो गया कॉमन क्रेडिट में से बेटा, क्लियर। तो रिमेनिंग क्रेडिट जो था वो कॉमन में से एलिजिबल क्रेडिट हो गया, और कॉमन में से एलिजिबल क्रेडिट आप ले सकते हो बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर, डन। तो सर अब बात आती है 2-3 कुछ अलग से हटके। सर ध्यान देना बच्चों, सर अब अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में आपका एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करना आपको, तो E/F जिसको बोलते हैं बेटा वो अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में आप प्रीवियस मंथ का भी टर्नओवर ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सर पूरे ऑल दी 12 मंथ आप इस तरह का हर महीने कैलकुलेशन करेंगे, फिर ईयर एंड जब होगा तब आपको एनुअल टर्नओवर लेके वापस से पूरे साल का एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय पूरे साल का टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय पूरे साल का कॉमन क्रेडिट करके देखना कितना रिवर्स करना था और कितना रिवर्स किया। जो भी प्लस माइनस होगा दैट विल हैव टू बी एडजस्टेड। सर फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सितंबर महीने का रिटर्न जब आप फाइल करोगे उससे पहले पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, ये सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लो आपने एक्सेस रिवर्स कर दी थी देन रीअवेल द क्रेडिट, आपने मंथली कैलकुलेशन के हिसाब से कम रिवर्स किया था और एक्चुअल एनुअल
कैलकुलेशन के हिसाब से रिवर्स ज्यादा बनता है, तो ऐसे केस में आपको उतना आईटीसी बाद में रिवर्स करना पड़ेगा, और सर उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से लेकर जब आप पे करेंगे गवर्नमेंट को डिफरेंस अमाउंट, तब तक आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 18% पर annum। क्लियर, डन। सर ये एनुअल कैलकुलेशन हो गया बेटा। अब सर कुछ बातें और, सर यहाँ पर ई अपॉन एफ जब हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, एग्जिम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, तो वहां पे कुछ बातें लिखी हुई है। वो बोलता है क्या, अगर आपके सर आपने जो सप्लाई किया उस पर वेट, एक्साइज, सीएसटी और सर वेट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी अगर लगता है, तो ऐसे केस में उसको टर्नओवर का पार्ट नहीं बनाना, ना एग्जाम टर्नओवर में ना ही टोटल टर्नओवर में इंक्लूड करना है, कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करना है, फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और 43 की मैं बात कर रहा हूं आपसे बच्चा। क्लियर। सर सेकंड बात, अगर आपने कोई एग्जाम सप्लाई किया है तो एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर बेटा, पर सर दो सप्लाईज ऐसी है, दो सप्लाईज। फर्स्ट, अगर आपने लोन दिया किसी को और उस पर इंटरेस्ट की इनकम अर्न हो रही है, तो वो एग्जाम फिर भी एग्जाम में इंक्लूड नहीं करना, पर टोटल में इंक्लूड करना है बेटा। सेकंड, सर अगर आप ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बेच रहे हो, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बेच रहे हो बेटा, क्या बेच रहे हो बेटा, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बेच रहे हो, तो ऐसे केस में सेल ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है, फिर भी उसको एग्जाम टर्म में इंक्लूड नहीं करना, टोटल में इंक्लूड करना है बेटा। क्लियर, डन। अच्छा अगर आप एक बैंकिंग कंपनी बेटा, बैंक अगर किसी को लोन देता है, लोन पे इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो इंटरेस्ट पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है, तो बैंक के लिए तो उसको एग्जाम टर्म में काउंट करना, बाकी सबके लिए उसको एग्जाम इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट था जो काम का नहीं है, प्रैक्टिकली अभी सर्विस ही टैक्सेबल हो चुकी है, यहां से पॉइंट हटाना गवर्नमेंट हट गया, गवर्नमेंट से रह गया है, तो सर वो काम का नहीं। मैं बताता हूं, अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो बाय वेसल फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो पहले एग्जाम था, फिर भी एग्जाम इंक्लूड नहीं करते थे, अब तो वैसे भी क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया है, तो वैसे भी टैक्सेबल टर्म में इंक्लूड होगा बेटा। क्लियर, डन। सरकार ये तो बात थी क्या, ये एग्जाम डे फिर भी एग्जाम इंक्लूड नहीं करना। दो सप्लाईज बेटा, कौन कौन से बेटा, एक तो इंटरेस्ट की इनकम एक्सेप्ट फॉर अ बैंक, सेकंड अगर आपने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बेची किसी को, तो ऐसे केस में उस एग्जाम डे फिर भी एग्जाम में इंक्लूड नहीं करना, टोटल में इंक्लूड होगा बेटा ये। प्लस सर अब 2-3 ट्रांजेक्शन बता रहा हूं मैं आपको बेटा, अगर आपने लैंड बेची बेटा, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, सर इसको ध्यान देना बेटा, शेड्यूल 3 के जितने भी ट्रांजेक्शन है, दोज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसको एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना, पर एक्सेप्ट वन टर्नओवर, कौन सा, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, जिस वैल्यू पे आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी, जिस वैल्यू पे आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी, वो वैल्यू आपके एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड करना है, और जो एग्जाम में होगा वो टैक्स वो टोटल टर्नओवर में भी आएगा बेटा। सेकंड, सरकार अगर हमने सेल ऑफ सिक्योरिटीज किया बेटा, तो सिक्योरिटीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, फिर भी 1% ऑफ सेल प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज विल बी कंसीडर्ड एज एग्जाम टर्नओवर बेटा आपका। एंड सर थर्ड क्या है, अगर आपने ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई किया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है, तो ऐसे केस में सर भले ही वो सप्लाई टैक्सेबल है, पर फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और 43 उसको एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड करना है, क्योंकि जिस सप्लाई पे रेसिपिएंट लायबल है, सप्लायर लायबल ही नहीं है, तो उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, तो उसको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, उसको इसलिए उसको एग्जाम टर्नओवर माना जाता है बच्चों। क्लियर, फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और 43, भारत माता की जय। ये आपका रूल नंबर 42 पूरा खत्म होता है। अब आइए रूल नंबर 43 की बात करते हैं बच्चों हम। सर इट्स रिगार्डिंग कैपिटल गुड्स, अगर कैपिटल गुड्स काम आते हैं कॉमनली आपके टैक्सेबल और एग्जाम दोनों सप्लाई के लिए, तो क्या करने का बेटा, मान लो जनवरी महीने में टोटल जो भी आपने जीएसटी पे किया था ऑन ऑल द कैपिटल गुड्स परचेज्ड, वो जीएसटी का अमाउंट था मान लो रुपीज 70 लाख रुपए। अब इसमें से कुछ कैपिटल गुड्स ऐसे थे जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में काम आए, सर हटा दो भाई, क्रेडिट तो मिलेगा नहीं। कोई कैपिटल गुड्स ऐसा था जो एक्सक्लूसिवली सर नॉन बिजनेस के पर्पस के लिए काम आए, हटा दो साहब, क्रेडिट तो मिलेगा नहीं बेटा। कोई कैपिटल गुड्स मान लो 17.5 में कवर था, सेक्शन में 17.5 में कवर था, हटा दो साहब। सर प्लस कोई कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में काम आया था, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई में, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई में, क्रेडिट ले लो साहब, तकलीफ ही नहीं सर उसकी। जो बच गया वो क्या है, कॉमन क्रेडिट। वो मान लो कॉमन क्रेडिट था कितना बेटा, 30 लाख रुपए बेटा। अब इसको क्या करेंगे, ये कॉमन क्रेडिट एक बार पूरा क्रेडिट अवेल कर लो, फिर डिवाइड बाय 60 मंथ करो, डिवाइड बाय 60 मंथ करो। अब सर 30 लाख को डिवाइड बाय 60 मंथ किया तो कितना आ गया बेटा, 50,000 रुपए बेटा, 50,000 रुपए पर मंथ आ गया। अब 50,000 रुपए क्या करेंगे बेटा, एक एक्सेल शीट बनेगी पूरी, और 50,000 को 60 मंथ तक हम स्प्रेड कर देंगे इन एक्सेल शीट। अब क्या करेंगे, 60 मंथ तक जो डेट ऑफ परचेज इनवॉइस था बेटा, वहां से 60 मंथ तक सर जो रेस्पेक्टिव मंथ में एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू 50,000 जो अमाउंट आएगा वो हर महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे अलोंग विद इंटरेस्ट। क्लियर, डन। सेकंड बात, सर मान लो सर कोई मशीन थी जो अभी मान लो जनवरी महीना चल रहा है, कोई मशीन थी जो ऑलरेडी आपने परचेज करी हुई थी, जो कॉमन कैपिटल गुड्स की तरह काम आ रही थी, तो सर उस पे मान लो टैक्स था कितना, 6 लाख रुपए बेटा। तो 6 लाख डिवाइड बाय 6 लाख आपने क्रेडिट पहले से ले लिया होगा बेटा, डिवाइड बाय 60 मंथ किया होगा आपने बेटा। सर कितना है, 10,000 रुपए पर महीने आया बेटा। अच्छा 10,000 रुपए पर महीने का EFOF चल रहा है बेटा। इस महीने में एक मशीन और खरीदी जिसपे जीएसटी था कितना, 30 लाख रुपए बेटा, 50,000 रुपए पर मंथ इसमें भी आ गया बेटा। हाँ है ना भाई, तो आप चाहे तो इस 50,000 का अलग करे, 10,000 का अलग करे, या फिर क्या करे, दोनों को एक क्लब कर दे। 60,000 को 60,000 क्या हो गया बेटा, 10,000 तो एक कॉमन मशीन पहले से चल रही थी, एक कॉमन मशीन इस महीने में और आ गई, टोटल कितना हो गया 60,000 डिवाइड बाय, इसको क्या करना बेटा, मल्टीप्लाई बाय EFOF कर देना, जो अमाउंट आएगा वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करते जाना। ऐसे साथ होते जाएंगे मशीन, साथ छूटते जाएगी, साथ होते जाएंगे बेटा नई नई मशीन। क्लियर, डन। सरकार ये था क्या, कैपिटल गुड्स रिगार्डिंग रूल नंबर 43। अब कुछ बात हो रहेगी बेटा, अगर मान लो चेंज ऑफ यूज ऑफ द कैपिटल गुड्स, मान लो कोई कैपिटल गुड्स था जो पहले एक्सक्लूसिवली किसमें काम आता था बच्चा,
एग्जाम सप्लाई में काम आता था, कोई कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली मान लो ये एग्जाम है और ये क्या है, टैक्सेबल है, कोई सप्लाई कोई कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में काम आ रहा था, आपने जब मशीन परचेज किया होगा तब कोई क्रेडिट नहीं लिया होगा, वो कैपिटल गुड्स मान लो एक्सक्लूसिवली किसमें काम आ रहा है, इसमें काम आ रहा है बेटा, तो क्या करेंगे एक बार पूरा क्रेडिट ले लो। पर सिंस कुछ टाइम वो मशीन इसमें काम आई, मान लो 2 साल इसमें काम आई थी बेटा, तो सर उतना क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, तो उस मशीन पे जो जीएसटी पे किया था मल्टीप्लाई बाय 5% पर क्वार्टर या पार्ट क्वार्टर कैलकुलेट करेंगे बेटा, और जो अमाउंट आया वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे बच्चों। सेकंड केस, सर मान लो कि कैपिटल गुड्स पहले केवल इसमें काम आ रहा था बच्चा, आपने क्रेडिट नहीं लिया होगा उस मशीन का बेटा, अब वो 2 साल बाद मशीन कॉमन काम आ रही, कॉमन यूज में काम आ रही, तो क्या करेंगे बेटा, एक बार उस मशीन का जितना भी टैक्स था वो पूरा क्रेडिट एक बार अवेल कर लो। फिर सिंस वो कॉमन क्रेडिट था बेटा, इसलिए उसको मान लो 6 लाख का टैक्स था, तो 6 लाख का पूरा क्रेडिट एक बार अवेल कर लो, डिवाइड बाय 60 मंथ करो, 10,000 रुपए जो आया उस पर EF चालू कर देना अगले सर अरे 6 साल के लिए बेटा, अगले 5 साल के लिए बेटा, हाँ है ना भाई, 60 मंथ के लिए बच्चों। फिर अब सर सिंस वो मशीन मान लो 2 साल तक केवल इसमें काम आई थी, आप तो क्रेडिट तो पूरा ले लिया बेटा, तो सिंस 2 साल वो केवल इसमें काम है तो उतना क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए ना यार, तो क्या करेंगे बेटा, सर 5% पर क्वार्टर या पार्ट क्वार्टर फॉर 2 ईयर्स, मतलब 8 क्वार्टर के लिए क्या करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। तो क्या हुआ अल्टीमेटली बेटा, 6 लाख का टैक्स था मान लो, तो 6 लाख का एक बार आपने क्रेडिट अवेल किया, फिर 2 साल तक केवल इसमें काम आया तो उतना आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया उसी महीने में। फिर 6 लाख को क्या किया, डिवाइड बाय 60 मंथ किया, 60 मंथ किया तो फिर 10,000 रुपए आया पर महीना। अब 10,000 रुपए को क्या करेंगे बेटा, EF चालू कर देंगे फॉर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन, मतलब 60 मंथ का लाइफ है बेटा मशीन का, मान लो 2 साल ऑलरेडी हो चुका है बेटा, 2 साल में 24 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं, 36 मंथ तक EF होता रहेगा बेटा। क्लियर, डन। सर इस केस को आप चेंज कर देते बेटा, मान लो कोई मशीन थी जो पहले कॉमन काम आ रही थी बेटा, आपने सारा क्रेडिट लिया होगा, डिवाइड बाय 60 मंथ किया होगा, EF चालू कर दिया होगा बेटा, अब मान लो कुछ टाइम बाद मशीन केवल इसमें काम आ रही है, तो क्या करने का बेटा, क्रेडिट तो आप ऑलरेडी ले चुके बेटा पहले ही, अब EF करके क्रेडिट रिवर्स करना बंद कर दो बेटा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना बंद कर दो, क्योंकि वो मशीन केवल इसमें काम आ रही है, जितने पीरियड के लिए वो दोनों में काम आई थी उतने पीरियड के लिए EF होके प्रोपोर्शनेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अमाउंट ऑलरेडी ऐड हो चुका है बेटा। क्लियर, कुछ नहीं करने का, बस उसका EF करना बंद कर दो बेटा। सर नेक्स्ट केस, अगर कोई कैपिटल गुड्स दोनों के लिए काम आता है कॉमन बेटा, आपने जब परचेज किया होगा तब क्रेडिट लिया होगा, डिवाइड बाय 60 मंथ किया होगा, EF करना चालू कर दिया होगा 60 मंथ के लिए, फिर कुछ टाइम बाद मशीन केवल इसमें काम आ रही, मतलब एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में काम आ रही, तो पहली बात तो क्या करने का बेटा, सर जब आपने मशीन परचेज करी थी तब क्रेडिट सिंस आप ले चुके थे, तो उसमें से 5% पर क्वार्टर या पार्ट क्वार्टर लेस करना, जो अमाउंट आएगा वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना, और EF होना तो वैसे ही बंद हो जाएगा बच्चों। क्लियर, डन। सर लास्ट केस, कोई मशीन मान लो केवल इसमें काम आ रही थी पहले बेटा, आपने जब परचेज किया सारा का सारा क्रेडिट आपने लिया होगा, फिर 3 साल बाद मशीन केवल इसमें काम आ रही, तो ऐसे केस में क्या करेंगे बच्चे हम, सर कुछ नहीं करेंगे, 5% पर क्वार्टर पार्ट क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो पूरा एक साथ क्या कर देंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। लास्ट केस, सर मान लो कोई मशीन केवल इसके लिए काम आ रही थी, आपने सब जब परचेज किया तब सारा क्रेडिट आपने एक बार लिया होगा, फिर 2 साल बाद मशीन कॉमन काम आ रही, तो क्या करेंगे बेटा, सर कुछ नहीं, आपने परचेज पे टैक्स कितना पे किया बेटा, 6 लाख रुपए, 6 लाख को डिवाइड बाय 60 मंथ कर दो, कितना है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए को EF करना चालू कर दो फॉर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन। 36 मंथ लाइफ बची, 36 मंथ के लिए EF करना चालू कर देना, 2 साल तक केवल वो इसमें काम आई, तो उसके लिए कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। सर भारत माता की जय, 6 केस खत्म होते हैं। अब आई होप रूल नंबर 43 भी आपका रिवाइज हो गया भारत माता की जय के साथ में। ओके सरकार, अब बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC को एक ऑप्शनल स्कीम दी है, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 4 रेड विद रूल नंबर 38 बोलता है क्या, आप लोग चाहे तो हमने जैसा रूल नंबर 42 43 पढ़ा है वैसा फॉलो करो, या फिर आप चाहे तो ये आपको ऑप्शनल स्कीम दे रखा है वो लीजिए। अब ऑप्शनल स्कीम क्या बोलता है बेटा, जितना भी आपने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आपने क्रेडिट लिया है उसका एक बार 100% क्रेडिट लो, और उसमें से 50% क्या कर दो, रिवर्स कर दो उसी महीने में, भारत माता की जय, खत्म। पर ये ऑप्शन अगर आपने लिया तो मिड ऑफ द फाइनेंशियल में ये इस ऑप्शन को चेंज नहीं कर पाएंगे। पर हाँ सर, इसमें 2 एक्सेप्शन और है बेटा। सर फर्स्ट बोलता है क्या, अगर कोई कैपिटल गुड्स इनपुट या इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए काम आ रहा है या 17(5) में कवर है, तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं ना बेटा, 50% तो बहुत दूर की बात है। सेकंड, सर अगर कोई इनपुट सर्विस आपने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन से ली थी, किस ली थी बेटा, डिस्टिंक्ट पर्सन से बैंक ने ही सर्विसेज ली थी, तो उसका तो हम 100% क्रेडिट देंगे, उसका 50% रिवर्स नहीं करवाएंगे। तो क्या करने का बेटा, तो कैलकुलेशन कैसे करने का, एक बार सारा क्रेडिट का अमाउंट जो आ रहा है वो देखो, फिर उसमें 17(5) में जो कवर है हटा दो, एक्सक्लूसिव नॉन बिजनेस के लिए काम आ रहा है हटा दो। सर जो डिस्टिंक्ट पर्सन से सर्विस आई है उसको एक बार साइड में रखो बेटा, क्योंकि उसका 100% क्रेडिट लेना है। जो बच गया अमाउंट वो एक बार लो, उसका 50% रिवर्स करो, और जो 100% आपका डिस्टिंक्ट पर्सन से लिया था वो भी क्रेडिट आप 100% अवेल कर लो। भारत माता की जय। क्लियर, डन। सर आइए बच्चों, अब आ रहा है क्या सेक्शन नंबर 18। सर सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है बेटा, अगर कोई गुड्स ओह सर आ रहा है मजा। सर सुनना बात को ध्यान से, सरकार मान लो आपका आउटपुट सप्लाई आउटपुट सर्विस क्या थी बेटा, अच्छा आप एक काम करो, पूरा ध्यान मेरी तरफ रखो सर, इस पॉइंट के लिए मैं पूरा पॉइंट यहां आपके फिट कर दूंगा सर। सर मान लो आपका आउटपुट सप्लाई आउटपुट सर्विस क्या थी बेटा, एग्जाम थी बेटा। आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विस क्या बेटा, एग्जाम है, कोई टैक्स पे नहीं करना, तो आपने जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर मान लो आपके आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विस बिकेम टैक्सेबल, तो क्या करने का, सर
जब नया परचेस करोगे सबका क्रेडिट मिलेगा, पर जो ऑलरेडी परचेस कर चुके उसका क्या होगा बेटा, जो ऑलरेडी परचेस किया हुआ इनपुट स्टॉक में होगा, जो ऑलरेडी परचेस किया हुआ कैपिटल गुड स्टॉक में होगा उनका क्रेडिट मिल जाएगा, जो ऑलरेडी परचेस कर इनपुट सर्विस है उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। पर हाँ, इनपुट वाली रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो, फिनिश गुड्स कंडीशन में सबका क्रेडिट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपिटल गुड्स का 5% पर क्वार्टर या पार्ट क्वार्टर क्रेडिट लेस कर देना, बाकी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। पर इनपुट हो या कैपिटल गुड्स हो, ये लास्ट एक साल में जो परचेज किया होगा, लास्ट 1 ईयर मतलब डेट टू डेट बर्थडे वाला बेटा, क्लियर, जिस दिन आपके गुड्स टैक्सेबल हुए उस दिन से लास्ट एक साल में जो परचेज किए सर उन्हीं का क्रेडिट मिलेगा, उससे पहले का जो परचेज किया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले वो इनपुट हो या कैपिटल गुड्स हो बच्चों, क्लियर, डन। अब आपके आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस क्या है बेटा, टैक्सेबल है, जो भी नया परचेस करोगे सबका क्रेडिट मिलेगा। अब सर मान लो वापस वो क्या हो गए, एग्जम्प्ट हो गए, आपके गुड्स और सर्विस क्या थे, टैक्सेबल थे, वो क्या हो गए बेटा, एग्जम्प्ट हो गए। तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है क्रेडिट रिवर्स, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में है उस पे जो जीएसटी पे किया था डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स आउट ऑफ दो 60 मंथ, इनकम्प्लीट मंथ। मान लो रिमेनिंग लाइफ बची कितनी बेटा, 30 महीने 4 दिन, तो 30 महीने का ही क्रेडिट रिवर्स करना है। मतलब जितना आपने आईटीसी लिया था, मान लो 6 लाख रुपए क्रेडिट लिया था, डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू 30 मंथ, इतना आपको क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स में ऐड करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और सर ये आईटीसी इनपुट का रिवर्स किया, कैपिटल गुड्स का रिवर्स किया, उसके बाद भी अगर कोई आईटीसी बैलेंस बच गया तो इट विल लैप्स, क्लियर, डन। सरकार ये खत्म होता है पॉइंट का। पॉइंट क्या, आपके गुड्स एग्जाम थे, टैक्सेबल हो गए, टैक्सेबल थे, एग्जाम हो गए बेटा, गुड्स हो या सर्विस हो बच्चा, सेम पॉइंट अप्लाई होता है कब, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में थे उससे बाहर आ गए या रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन में आए तो सेम पॉइंट अप्लीकेबल होता है। ऊपर बोल देता हूं आपके लिए, रिवीजन भी हो जाएगा बच्चों। मान लो असिस ने क्या ले रखा है, कंपोजिशन स्कीम ले रखा है, वो रजिस्टर्ड जीएसटी में, पर उसने कंपोजिशन स्कीम ले रखा, तो इसने जो भी परचेस किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर मान लो बच्चा बड़ा हो गया, कंपोजिशन से बाहर निकल गया, तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है क्रेडिट मिल जाएगा, जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में क्रेडिट मिल जाएगा। पर सर कैपिटल गुड्स के केस में 5% पर क्वार्टर या पार्ट क्वार्टर लेस कर देना, बाकी क्रेडिट आप ले लेना। इनपुट रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो, फिनिश गुड्स कंडीशन में सबका क्रेडिट मिल जाएगा। हाँ, इनपुट हो या कैपिटल गुड्स हो, लास्ट एक साल में परचेस किया होगा उसी का क्रेडिट मिलेगा, उससे पहले वाला क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट सर्विस ऑलरेडी परचेस कर चुके उसका आप कुछ ना हो पाएगा। अब आप रेगुलर स्कीम में हो, सब रेगुलर स्कीम में हो, जो भी नया परचेस करोगे सबका क्रेडिट मिल जाएगा। वापस आप किस में आ गए बेटा, कंपोजिशन स्कीम में आ गए। मान लो अगले साल की 1 अप्रैल को आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए, तो जितना भी इनपुट स्टॉक में था क्रेडिट रिवर्स, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में है सर उस पर जो जीएसटी पे किया था उसका डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स इन कंप्लीट मंथ आउट ऑफ दो 60 मंथ, क्लियर, उतना रिवर्स कर देंगे। एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इफ एनी शैल लैप्स, क्लियर, डन। भारत माता की जय। नेक्स्ट केस, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे और रजिस्ट्रेशन करा रहे हो या रजिस्टर्ड थे, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा तो क्या करने का, जो सेक्शन में 29 सबसेक्शन 5 और 6 में कवर होता है, मैं यही बता रहा हूं कनेक्ट करने के लिए। सर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था एसएससी, जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेस किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर मान लो आपने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया, जितना भी इनपुट स्टॉक में है, केवल इनपुट जो स्टॉक में उसी का क्रेडिट मिलेगा जो लास्ट एक साल में परचेस किए हुए हैं, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में, हमें दिक्कत नहीं है। पर जो कैपिटल गुड्स आप ऑलरेडी परचेस कर चुके, जो इनपुट सर्विस आप ऑलरेडी परचेस कर चुके, उसका कुछ भी ना हो पाएगा। मतलब यहाँ कैपिटल गुड्स का डिफरेंस है बच्चा, ध्यान रखना। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे उस टाइम कोई कैपिटल गुड्स परचेस किया कोई क्रेडिट बाद में नहीं मिलेगा, भले आप बाद में रजिस्ट्रेशन करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड जो भी नया परचेस करेगा सबका क्रेडिट लेगा। मान लो अब उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, भले उसने खुद ने कैंसिल कराया, डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया साहब, तो ऐसे केस में जितने भी इनपुट या जितने भी कैपिटल गुड्स आपको उसके स्टॉक में दिख रहे हैं बेटा, जिनके परचेस में उसने आईटीसी लिया था, वो सारे इनपुट या कैपिटल गुड्स ये मान लेंगे कि उसने खुद ने खुद को सप्लाई कर दिया, हाँ है ना बेटा। इसलिए उन इनपुट पे जो आईटीसी बनता है वो, या उस कैपिटल गुड्स पे जितना आईटीसी लिया था डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आउट ऑफ 60 मंथ, इनसे जो आईटीसी आएगा वो प्रोपोर्शनल आईटीसी, और इन सारे गुड्स पर के ओपन मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो विच एवर इज हायर, इतना आपको पे करना पड़ेगा, इतना आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बच गया तो इट विल लैप्स, क्लियर, डन। भारत माता की जय। अब बात आती है क्या, सर एसएससी ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया तो क्यों कराया बेटा, सर क्या वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन था? क्योंकि हम बात करें क्या, सर जितना भी जब एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, सर जो भी परचेस किया कोई क्रेडिट नहीं लिया, पर उसने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है सर उसका उसको क्रेडिट मिलता है। पर इनपुट जो स्टॉक में है उसके लिए कितना क्रेडिट मिलेगा, कौन से इनपुट का क्रेडिट मिलेगा, लास्ट एक साल में जो परचेस किया उसका मिलेगा, क्लियर। उसके लिए कुछ बात आ रही है कि अगर एसएससी ने रजिस्ट्रेशन कराया तो क्यों कराया, अगर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था और अगर उसने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो जिस दिन वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था वो ही इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है बेटा। तो ऐसे केस में 14 फेब को मान लो वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था, उसने 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो 14 फेब इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 13 फरवरी को जो क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट का, जो लास्ट एक साल में परचेस किया, 14 फरवरी से लास्ट एक साल में परचेस किया, उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसने मान लो 1 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, मतलब 30 दिन के बाद उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 14 फेब को लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था, 1 अप्रैल को उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, सर 7 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया उसको, तो 7th अप्रैल इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे केस में 6 अप्रैल को जो क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट का, जो 7 अप्रैल से लास्ट एक साल में जो परचेस किया उसी का क्रेडिट मिलने वाला है। मतलब सर 14 फरवरी से लेकर
6 अप्रैल तक जो गुड्स या सर्विस वो बेच चुका है उस पर जीएसटी पे करना, खुद ही जेब से पे करना, उसके लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है, और जो गुड्स वो बेच चुका है उसका उसको आईटीसी भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो 6 अप्रैल को क्लोजिंग स्टॉक में नहीं था। प्लस सर जितना जितना उसका टैक्स का लायबिलिटी था उतना 100% उसको क्या करना है, सेक्शन 122 के अंदर पेनल्टी भी पे करना है। 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज द पेनल्टी अमाउंट आल्सो बेटा। क्लियर? अगर आपने 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो सर नेक्स्ट बात, सर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, मान लो 14 फेब को आप लायबल नहीं थे, आपने वॉलंटरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 17 फरवरी को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ डन, हाँ हो गई, तो सर 17 फरवरी बेटा, 17 अप्रैल नहीं, 14 फेब को आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 17 फरवरी को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो वही आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। इसलिए 16 फरवरी को जो क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट का, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो, फिनिश गुड्स कंडीशन में हो या रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, उन सबका आपको आईटीसी मिलेगा जो लास्ट 1 साल में परचेज किया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, हाँ है ना भाई? डन। भारत माता की जय। सर ये सेक्शन नंबर 18 के बहुत सारी बातें हो गई आपके लिए, अब कुछ बातें और बचा। सर सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 के बारे में बात करता बेटा। कोई कैपिटल गुड्स आपने बेच दिया बेटा, सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6, ये देखिए सर, सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6, कोई कैपिटल गुड्स या प्लांट और मशीनरी आपने बेच दिया, तो ऐसे केस में क्या करने का? सर जो परचेज किया था आपने, परचेज पे आपने जीएसटी पे किया था, उसका आपने आईटीसी लिया था बेटा, तो सर जो परचेज इनवॉइस था वहां से 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो, या उस मशीन के बेचने पे जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है बेटा, जो जितने बेचा आपने उस पर जो जीएसटी बनता है वो विच एवर इज हायर, मतलब जो आपने आईटीसी लिया था -5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करके जो एक्सेस अमाउंट आएगा वो, या उस मशीन को बेचने पे जो जीएसटी की लायबिलिटी बनती है, मतलब ट्रांजेक्शन पे जो जीएसटी बनता है वो विच एवर इज हायर, इतना आपको टैक्स पे करना पड़ता है उस मशीन को बेचने पे बेटा। अब वो मशीन भले आपने यूज करी हो या यूज नहीं करी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर वर्किंग कंडीशन बेची हो या एज ए स्क्रैप बेचा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर कोई भी गुड्स आपने मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स या रिफैक्टरी ब्रिक्स आपने सर यूज करके फिर बेची है एज ए स्क्रैप अगर आपने बेचा, तो वहां पे डायरेक्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है उसी पे टैक्स पे करने का है बस। सर आपको उसका 5% पर क्वार्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर आपने मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सर और रिफैक्टरी ब्रिक्स एज अ स्क्रैप बेचा है तो। क्लियर? डन। सरकार नाउ ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन बेटा। सर मान लो सर पार्टनरशिप हम थी, कंपनी बन रही है या प्रॉपर्टीशिप बन रही है, कुछ मिला के पैन नंबर चेंज हो रहा है, पैन नंबर चेंज हो रहा है मतलब आरसीसी का नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? या चेंज ऑफ ओनरशिप हो रहा है बेटा, अमलगमेशन, मर्जर, चेंज ऑफ ओनरशिप हो रहा है बेटा, तो ऐसे केस में पैन नंबर चेंज हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नया लेना पड़ेगा, जो ट्रांसफर होगा उसको। सर अब क्या होगा? सर ऐसे केस में ट्रांसफर जो अपने पास एक्सेस आईटीसी बैलेंस पड़ा है वो फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल करके अपना आईटीसी पास ऑन कर सकता है किसको? रेसिपिएंट यूनिट को बेटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर से वो अपना फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फाइल करेगा और वहां पर एक सर्टिफिकेट फ्रॉम दी सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट भी अटैच करेगा कि साहब यहाँ पे केवल असेट्स, केवल आईटीसी पास नहीं हो रहा, सारे असेट्स प्लस सारी लायबिलिटीज भी पास ऑन हुई है, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट क्या करेगा बेटा? उसके जीएसटी पोर्टल पे जाके लॉगिन करके उसको आईटीसी एक्सेप्ट करेगा, सारा क्रेडिट उधर पास ऑन हो जाएगा। अच्छा, अगर कभी भी डी मर्जर हुआ है तो ऐसे केस में सर दोनों कंपनीज, मान लो एबी लिमिटेड, अब ए लिमिटेड अलग बन रही, बी लिमिटेड अलग बन रही, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ असेट्स होता है। अच्छा, वैल्यू ऑफ असेट मतलब सारे वैल्यू ऑफ असेट्स, भले उनके परचेज पे आपने आईटीसी लिया नहीं लिया उसे कंसर्न नहीं है, बिजनेस असेट जितने भी थे उनके उस रेशियो में, जिस वैल्यू ऑफ असेट्स के रेशियो में ए यूनिट को असेट ट्रांसफर हो रहा है, बी यूनिट को जितने असेट ट्रांसफर हो उस रेशियो में आईटीसी दोनों को पास ऑन कर देंगे। सेम प्रोसेस बेटा, हाँ है ना भाई? डन। सरकार सेम वे, अगर मान लो सर कोई एसएससी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा ऑलरेडी, सर मान लो मेरा महाराष्ट्र में एक रजिस्ट्रेशन है और मेरी महाराष्ट्र में एक और ब्रांच थी जो मेरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस थी, पर मैं उस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का नया रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं बेटा, तो अब मेरी वो अलग यूनिट बन जाएगी। पहले क्या था बेटा? सिंगल रजिस्ट्रेशन था, सारी लाइबिलिटी एक जगह, सारा क्रेडिट भी एक जगह बेटा, पर अब दूसरा रजिस्ट्रेशन में अगर ले रहा हूं तो रूल नंबर 41A बोलता है क्या भाई साहब, ऐसे केस में सर जो दूसरी यूनिट है उसका प्रोपोर्शनल आईटीसी उसको मिलना चाहिए बेटा, तो ऐसे केस में रूल नंबर 41A बोलता है कि जीएसटी आईटीसी 02A नंबर का फॉर्म होगा, ये आपको फिल करना पड़ेगा, और जो वैल्यू ऑफ असेट्स है उस वैल्यू ऑफ असेट्स में दोनों में आईटीसी डिवाइड हो जाएगा, और जो नई यूनिट बनाई है, जो नया रजिस्ट्रेशन लिया है, उसको आप उतना क्रेडिट पास ऑन कर देंगे यूजिंग फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02A। क्लियर? डन। सरकार अब एक और सर्कुलर इशू होता है बेटा, सुनना बच्चे ध्यान से। कभी भी बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, जैसे डी मर्जर हो रहा है बेटा कभी कभी इस कंपनी का, तो ऐसे केस में क्रेडिट जो पास होगा दोनों को पास होगा वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में होगा बेटा। पर मान लो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी बेटा, अब महाराष्ट्र में भी उसकी 2 यूनिट थी, मध्य प्रदेश में भी 2 यूनिट थी बेटा। अब जो डी मर्जर हो रहा है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों यूनिट का डी मर्जर हो रहा है सर, पर अब वैल्यू ऑफ एसेट जो लेंगे कौन सा लेंगे बेटा? मध्य प्रदेश का वैल्यू ऑफ एसेट्स यूनिट ए और यूनिट बी का दोनों का रेशियो अलग होगा, महाराष्ट्र का यूनिट ए और यूनिट बी इनका जो वैल्यू ऑफ एसेट होगा वो दोनों अलग अलग रेशियो से निकलेगा, और दोनों का रेस्पेक्टिव रेशियो जो निकलेगा दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन का, उनके रेस्पेक्टिव रेशियो से उनकी रेस्पेक्टिव आईटीसी दोनों को पास ऑन की जाएगी बेटा। सेकंड बात सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इन तीनों का अमाउंट जो होगा वो क्लब करेगा, फिर एक साथ
अमाउंट को कैलकुलेट करना, कितना रेशियो में किसको डिवाइड करना है। अब जो क्रेडिट जिस हेड में आपको पास ऑन करनी है, मतलब पूरा पूरा सी का क्रेडिट पास ऑन करना कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पूरा आई का पास ऑन करना हमें कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट टू कंडीशन की उतना बैलेंस उस रेस्पेक्टिव हेड में होना चाहिए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आपको हेड वाइज क्रेडिट पास ऑन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सर, आपको जो वैल्यू ऑफ एसेट लेना है वो किस दिन लेना है? जिस दिन स्कीम ऑफ डीमर्जर पास हुई थी बेटा कोर्ट से, तो सर वहां पे वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या आया था उस दिन, क्लियर, उस रेशियो में आपको पास ऑन करना है। पर सर अब आता है बात क्या लास्ट, आप फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल करके आईटीसी पास ऑन करेंगे, तो जिस दिन आप फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फाइल करते हो उस दिन आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस था, उस बैलेंस को आपको सर डिवाइड करना पड़ेगा इन 2 यूनिट्स जो आपका डीमर्जर हो रहा है उस अकॉर्डिंग बेटा, क्लियर, डन। तो जिस दिन आपने जीएसटी आईटीसी 02 फाइल किया उस दिन का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस देखना है, और जिस दिन स्कीम ऑफ डीमर्जर पास हुई उस दिन का वैल्यू ऑफ एसेट देखना है बेटा आपको, क्लियर। अच्छा सर, ये जो हमने पढ़ा अभी प्रोविजन, ये केवल फुल डीमर्जर में अप्लाई नहीं होता है, पार्शियल डीमर्जर हो या किसी भी तरह का डीमर्जर हो, उन सबके केस में ये सेम प्रोविजन अप्लाई होंगे, क्लियर, डन। ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया था। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट माहौल के साथ। सरकार आइए, हाउ आईटीसी यूटिलाइज। सर सबसे पहली बात, सर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, सबसे पहली बात आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले यूटिलाइज करना है, और आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। यहां ध्यान रखना बेटा, क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूज्ड इन एनी प्रोपोर्शन एनी ऑर्डर। तो यहां पे ध्यान रखना मिनिमम कैश आउटफ्लो हो, इसलिए देख लेना क्या सी का लायबिलिटी कितना है, सी का क्रेडिट कितना है, एस का लायबिलिटी कितना है, एस का क्रेडिट कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान में रखते हुए आईजीएसटी का आईटीसी को यूज करना, सो दैट मिनिमम कैश आउटफ्लो हो आपका। अच्छा सर, आपका सी का क्रेडिट पड़ा है तो सी का क्रेडिट पहले सी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, फिर आई की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा। एस का क्रेडिट पड़ा है तो पहले एस की लायबिलिटी के लिए काम आएगा, फिर बाद में सर आई की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा। पर सर सी और एस आपस में कभी यूटिलाइज नहीं होते, जहां पे मैं एसजीएसटी बोल रहा हूं वहां पे मतलब यूटीजीएसटी भी है बेटा, ओके सरकार। सेकंड बात, सर आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, फिर सी का आईटीसी काम आएगा, फिर एस का क्रेडिट काम आएगा। ये तो क्रोनोलॉजिकल आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड सर, एस की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी आईटीसी काम आएगा, क्योंकि आई को सबसे पहले कंज्यूम करना बेटा, फिर सी का आईटीसी काम आएगा। एस की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी आईटीसी काम आएगा, फिर एसजीएसटी आईटीसी काम आएगा बच्चों, क्लियर। सेम इज द केस विद द यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी आईटीसी काम आएगा, फिर यूटीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, अगर आपके पास है तो बेटा। भारत माता की जय, क्लियर, डन। अब सर जॉब वर्कर सेक्शन नंबर 19 143 मतलब आई लव यू नहीं बेटा, अच्छा आई हेट यू भी नहीं बेटा, सेक्शन नंबर है, ओके, जॉब वर्कर का। सर रूल नंबर 45 के साथ हम पढ़ लेते बेटा, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड सेंट फॉर जॉब वर्कर। सर सिंपल सी बात है, जॉब वर्कर के भेज रहा हूं, सप्लाई थोड़ा हो रहा है भाई, तो जॉब वर्कर का जो भेजूंगा मैं तब अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान गुड्स भेज दूंगा बेटा मैं, मेरे को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं। पर कंडीशन क्या है, जो गुड्स मैंने जॉब वर्कर के भेजे तो जिस दिन मेरे यहाँ से रिमूव हुआ है, जिस दिन मेरे यहाँ से रिमूव हुआ है उसके 1 साल में गुड्स मेरे को वापस रिसीव बैक हो जाना चाहिए, और कैपिटल गुड्स का केस अगर है तो 3 साल में मेरे को वापस रिसीव बैक हो जाना चाहिए। पर अगर एक्सेप्शनल केस था तो मैं कमिश्नर को अप्लाई करता हूं, कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो मेरे को फर्दर टाइम लिमिट अलाउ कर दे, और कैपिटल गुड्स के केस में 2 साल का टाइम मेरे को मैक्सिमम वो अलाउ कर सकता है फर्दर, एंड इनपुट के केस में मेरे को 1 मोर ईयर तक का वो टाइम मेरे को दे सकता है, अगर मेरे पास रीजनेबल रीजन थे तो बेटा। मतलब इनपुट के केस में 1 ईयर प्लस 1 ईयर का टाइम हो गया, कैपिटल गुड्स के केस में 3 ईयर प्लस 2 ईयर का टाइम हो गया बेटा रिसीव बैक होने का बेटा। पर अगर इस टाइम लिमिट के अंदर गुड्स मेरे को रिसीव बैक नहीं हुआ तो ऐसे कैसे मान लेंगे, जब मैंने उसको यहाँ भेजा था गुड्स तब मैंने भेजा नहीं था, तब मैंने सप्लाई किया था, और उस डेट के हिसाब से मेरे को लायबिलिटी अब पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, क्लियर, डन। अच्छा ये 1 ईयर और 3 ईयर कब से काउंट करना है, जब मेरे यहाँ से निकला था वहां से बेटा। सेकंड केस, अगर मैंने कोई गुड्स किसी थर्ड पर्सन को बोला कि तू डायरेक्ट मेरे जॉब वर्कर के गुड्स भेज दे, मैंने आपसे परचेज किया रॉ मटेरियल और मैंने क्या बोला मेरे यहाँ मत भेज, डायरेक्ट जॉब वर्कर के भेज, तो जब उसको रिसीव होगा, मान लेंगे मेरे को रिसीव हो गया और उस दिन मेरे को आईटीसी मिल जाता है, और जिस दिन उसको रिसीव हुआ वहां से 1 ईयर और 3 ईयर काउंट करेंगे बेटा, क्लियर। नेक्स्ट सर, अगर मैंने एक जॉब वर्कर से दूसरा जॉब वर्कर, दूसरे से तीसरे जगह भेजा है तो सर सब मिला के 1 ईयर 3 ईयर काउंट करने बेटा, क्लियर। और इस बीच अगर 1 ईयर 3 ईयर एक्सपायर हो रहा तो एक बार अपने मंगा लो फिर वापस भेज दो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, क्लियर, डन। अच्छा मैंने अगर वहीं से जॉब वर्कर के से कस्टमर के गुड्स भेजना है, कस्टमर के गुड्स बेचना है तो यस मैं बेच सकता हूं, पर अगेन वो 1 साल 3 साल में गुड्स वहां से निकल जाना चाहिए बेटा कुल मिला के, क्लियर, डन। अच्छा अब सर एक जॉब वर्कर से दूसरा जॉब वर्कर, दूसरे से दूसरे के तीसरे यहाँ पे वहां से मेरे पास आ रहा है, तो ऐसे केस में वो चाहे तो जॉब वर्कर नंबर 1 जो वर्कर नंबर 2 क्या जब गुड्स भेजा तब नया डिलीवरी चालान इशू करे, या मेरे ही डिलीवरी चालान को वो क्या कर दे एंडोर्स करके गुड्स भेज सकता है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर, डन। अब सरकार बात आती है क्या, अगर मेरे को कोई गुड्स जो वर्कर के कस्टमर के बेचना है तो मैं बेच सकता हूं, पर मेरे को वो प्लेस दिखाना पड़ेगा इज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एज पर सेक्शन 143, क्लियर, आई लव यू सर। तो मेरे को प्लेस जॉब वर्कर का प्लेस डिक्लेयर करना पड़ेगा इज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। पर हाँ कंडीशन क्या है सर, वो प्लेस मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जब वहां से कस्टमर का गुड्स जाएगा तो मानेंगे मैंने सप्लाई किया है, मेरे को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, इसके 3 एक्सेप्शन बेटा। फर्स्ट, अगर जॉब वर्कर खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं बेटा। सेकंड,
मतलब मेरे को वो एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं। कब? फर्स्ट, अगर जॉब वर्कर खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सेकंड, कोई गुड्स गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिए अंडर दिस सेक्शन कि इन गुड्स के केस में जॉब वर्कर के ऐसे कस्टमर के गुड्स भेज दो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आपको सर वो प्लेस एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं। तो ठीक है साहब, उन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स के केस में मेरे को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होगी। थर्ड, अगर कोई गुड्स जब वो प्रोसेस कर रहा था जॉब वर्कर, तब उस टाइम कुछ वेस्ट और स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ, तो वेस्ट और स्क्रैप जो प्रोड्यूस हुआ वो या तो जॉब वर्कर मेरे यहां भेजे या फिर वहीं से कस्टमर को बेच दे सर। और अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो वो टैक्स पे कर देगा, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो मैं टैक्स पे कर दूंगा। पर ऐसे केस में अगर वहां से कस्टमर को बेचा है तो उस प्लेस को मेरे को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डन। अगली बात सर, 1 साल और 3 साल का जो टाइम मैंने बताया बेटा आपको, सर अगर मैंने जॉब वर्कर के गुड्स भेजे, कौन से? मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स और टूल्स, अगर जॉब वर्कर के भेजे, सिंस ये कंज्यूमेबल इन नेचर है तो ये यहाँ पर ये गुड्स वापस अगर नहीं भी है चलेगा साहब, यहाँ पे 1 साल 3 साल की टाइम नोट अप्लाई नहीं होती है। प्लस सर प्रिंसिपल को जितने भी गुड्स जॉब वर्कर के गए और जॉब वर्कर से कितने गुड्स आए उसका एक फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 4 के फॉर्म में मेरे को स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है बाय सर हाफेली। कैसे सबमिट करना पड़ता है बेटा? हाफेली मेरे को सबमिट करना पड़ेगा। और हाफेली कब तक? 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक बच्चा। मतलब सर अप्रैल टू सितंबर के लिए 25 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च के लिए 25 अप्रैल इज द ड्यू डेट। पर अगर किसी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन रुपीज 5 CR, क्लियर, तो उनके लिए हाफ ईयरली है। पर अगर किसी एसएससी का प्रीवियस फाइनेंशियल का एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू ₹5 करोड़ तो उसको फाइनेंशियल ईयर में केवल एक बार ही ये फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 04 फाइल करने की जरूरत है, अदरवाइज उसको हाफ ईयरली फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। पॉइंट खत्म होता है अब। क्लियर? खत्म। सर आइए नेक्स्ट पॉइंट। सर सेक्शन नंबर 20, 21 एंड रूल नंबर 39 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर मान लो मेरी 4 फैक्ट्री 1 2 3 4 सर, और मेरा एक हेड ऑफिस है कहाँ? मुंबई नरीमन पॉइंट बेटा। अच्छा चलिए एक एग्जांपल में चेंज करता हूं। मान लो मेरी मुंबई अंधेरी में फैक्ट्री बेटा और वही मेरा हेड ऑफिस भी बेटा। क्लियर? तो मेरा एज अ फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है। मेरी 3 फैक्ट्री और है कहाँ? एक महाराष्ट्र, एक तो मुंबई महाराष्ट्र में ऑलरेडी हो गई बेटा, फैक्ट्री अंधेरी में बेटा, वही मेरा हेड ऑफिस भी बेटा। एक फैक्ट्री का है गुजरात में, एक का है दिल्ली में, एक का है राजस्थान में साहब। तो ऐसे केस में सर मैं चाहूं तो जो मेरा मुंबई हेड ऑफिस है उसको मैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि वहां पे जो आप मुझे बिल दे रहे हो, इनवॉइसेस दे रहे हो बेटा मेरे हेड ऑफिस पे, उसका क्रेडिट मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं अगर मेरे दूसरे ऑफिस में, तो ऐसे केस में आईएसडी ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता, बाकी नहीं कर सकते बच्चा। तो ऐसे केस में बोला है क्या सर मैं उस ऑफिस को रजिस्ट्रेशन कर दूं एज माय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब अगर मैंने उस ऑफिस का सेपरेट नंबर ले लिया, अच्छा भले वो फैक्ट्री जीएसटी में रजिस्टर्ड थी, फिर भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है क्रेडिट का तो मेरे को सेपरेट नंबर लेना ही पड़ेगा एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। और अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, अब मैं आपसे सर्विसेज ले रहा हूं, अगर वो सर्विस ले रहा हूं आपसे तो आपको मैं जीएसटी नंबर जो दूंगा वो आईएसडी वाला नंबर दूंगा। आप जो अपना जीएसटी 1 फाइल करेंगे मेरा आईएसडी वाला नंबर लिखेंगे, आप जो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे उसमें मेरा आईएसडी का नंबर लिखेंगे। सर आप जब जीएसटी 1 फाइल करेंगे मेरे जीएसटी 6 एमए क्रेडिट आएगी, मैं जीएसटी 6 फाइल करूंगा मंथली बेस पे 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, प्लस जितना क्रेडिट जिस यूनिट को ट्रांसफर करूंगा उतने अमाउंट का आईएसडी टैक्स इनवॉइस भी इशू करूंगा। क्लियर? डन। अब सुनना, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट जो होगा किसको होगा सर? जिस यूनिट को सर्विस काम आई उसी यूनिट को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी और को नहीं होगा। मान लो कोई सर्विस केवल फैक्ट्री में 1 में काम है तो 1 को ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 में काम है तो 2 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा मान लो कोई सर्विस 1 2 3 4 चारों में काम है तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा। अच्छा मैंने एग्जांपल भले फैक्ट्री का लिया, आई कैन बी अ शोरूम आल्सो, आई मे बी अ ट्रेडर आल्सो, आई मे बी मैन्युफैक्चरर आल्सो, आई मे बी सर्विस सप्लायर आल्सो बेटा। मैंने एग्जांपल फैक्ट्री का लिया। ओके सर अब पॉइंट आता है क्या, मान लो मेरी कोई सर्विस 1 2 और 4 में ही काम है बेटा, 3 में काम नहीं, तो क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1 2 और 4 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अच्छा 1 और 2 में काम है तो 1 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब किस रेशियो में होगा? मोर देन 1 यूनिट को अगर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना तो किस रेशियो में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर? उसके लिए बोला क्या, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर इन द स्टेट था, चारों यूनिट जिनको मेरे को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट में लूंगा और उस रेशियो में क्या कर दूंगा, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा। और मान लो किसी यूनिट का प्रीवियस फाइनेंशियल का टर्नओवर इन द स्टेट अवेलेबल नहीं, मान लो कोई यूनिट नहीं थी इस साल, न्यू यूनिट थी, तो ऐसे केस में प्रीवियस क्वार्टर जब चारों का टर्नओवर अवेलेबल है उस क्वार्टर के जो टर्नओवर थे उसको लेके मैं क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा, और जो क्वार्टरली टर्नओवर मैंने लिया है वही फाइनल है, मेरे को ईयर एंड के बाद कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ध्यान देना बेटा, यहां पे भी टर्नओवर देखते वक्त वेट, सीएसटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट एक्साइज अगर पे किया किसी गुड्स पर तो ऐसे केस में उसको टर्नओवर का पार्ट नहीं बनाना है। ओके सरकार अब ध्यान देना बात को, अब क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है कितना प्रोपोर्शन करना है वो हमने बात कर ली बेटा। अब किस फॉर्म में क्रेडिट ट्रांसफर करना है, मेरे परचेज बिल पे लिख के आया क्या आईजीएसटी, अब मुझे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो सर हमेशा आईजीएसटी की फॉर्म में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, भले वो
सेम स्टेट वाली यूनिट को ट्रांसफर कर रहा हूं या दूसरे स्टेट वाली यूनिट को ट्रांसफर कर रहा हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आईजीएसटी फॉर्म में पास होगा अगर परचेज बिल पे आईजीएसटी लिख के आया था तो। अब सेकंड केस, अगर मेरे परचेज ऑफ सर्विस पर इनवॉइस पे लिख के आया, क्या परचेज ऑफ सर्विस के इनवॉइस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लिख के आया, तो क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर सेम स्टेट की यूनिट को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं क्रेडिट, तो सर हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी की फॉर्म में क्रेडिट पास ऑन होगा। पर दूसरे स्टेट की यूनिट को अगर मैं पास ऑन कर रहा हूं तो हमेशा आईजीएसटी की फॉर्म में क्रेडिट पास ऑन होगा बेटा। मतलब मान लो सर मेरी मुंबई की जो यूनिट थी बेटा, मेरे को बिल जो दिया वो मुंबई वाले ने दिया बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा बेटा, तो मुंबई के जो यूनिट का रेशियो होगा, उसका जो टर्नओवर का जो रेशियो निकला होगा सर, उसको तो सी और एस के फॉर्म में क्रेडिट पास ऑन होगी। पर दिल्ली, गुजरात और राजस्थान की यूनिट जो थी उनको जो क्रेडिट पास ऑन होगा वो सी प्लस एस को क्लब करूंगा और आईजीएसटी की फॉर्म में क्रेडिट पास ऑन होगी उन दूसरी यूनिट को बेटा। मतलब अदर स्टेट में जो पास ऑन करना हमेशा आईजीएसटी की फॉर्म में क्रेडिट पास ऑन होगा, क्लियर। तो और खुद के स्टेट में क्रेडिट पास ऑन करना है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी बिल पे लिख के आया उसी फॉर्म में पास ऑन होगा। इसलिए जब क्वेश्चन आप सोल्व करते हो बेटा, जब टेबल बनाएंगे आप क्या करिएगा, जिस स्टेट में आईएसडी है उसी स्टेट में अगर आपकी यूनिट है तो सर वहां पे उस यूनिट के लिए 3 कॉलम बनाइएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का। बाकी स्टेट में जितनी यूनिट है उन सब के लिए एक ही कॉलम बनाना आईजीएसटी वाला बेटा, क्लियर। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। अच्छा ध्यान देना बेटा, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त एलिजिबल ग्रेड हो, इन एलिजिबल ग्रेड हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। सर आपकी यूनिट नंबर 3 मान लो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई ही करती है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ही करती है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो रेशियो के हिसाब से उसका बनता है उसको ट्रांसफर कर देंगे। फिर वो उसके जीएसटी 2B में क्रेडिट जाएगी, वो क्रेडिट नहीं लेगा बेटा, उसकी दिक्कत है यार। हमको तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, भले एलिजिबल क्रेडिट हो, ब्लॉक क्रेडिट हो, इन एलिजिबल क्रेडिट हो, रेसिपिएंट जो यूनिट है वो पूरा एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करता है, हमें कोई दिक्कत वाली बात हम नहीं है, हमको टेंशन लेने का नहीं जाता बेटा, क्लियर, डन। अच्छा बचाओ सर आईएसडी, मान लो अब आपने मेरे को इनवॉइस दिया था बेटा, मैंने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अब आपने मान लो बाद में मेरे को उस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में डेबिट नोट दिया, तो जो ओरिजिनल इनवॉइस के रेशियो मैंने क्रेडिट पास ऑन करी थी उसी रेशियो में मेरे को डेबिट नोट का क्रेडिट भी क्या करना पड़ेगा बेटा, पास ऑन करना पड़ेगा। अच्छा आपने मान लो सर मेरे को क्रेडिट नोट दिया बाद में बेटा, उसकी वजह से आपका लायबिलिटी कम हुआ, मेरे को आईटीसी रिवर्स करना है, तो मैं क्या करूंगा सर, उतना नेगेटिव क्रेडिट जो ओरिजिनल इनवॉइस के बेस पे मैंने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया था अपनी यूनिट्स को, उन्हीं यूनिट्स को उसी रेशियो में नेगेटिव क्रेडिट पास ऑन कर दूंगा। अच्छा उस महीने में कोई क्रेडिट अगर ऑलरेडी होगी तो उसमें से उतना अमाउंट कम हो जाएगा, नहीं है तो नेगेटिव क्रेडिट पास ऑन कर दूंगा और उतना क्रेडिट उन सबको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और आईएसडी ने डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बेस पे जो प्लस माइनस किया है उसके लिए आईएसडी डेबिट नोट, आईएसडी क्रेडिट नोट भी उसको इश्यू करना पड़ता है, क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय, क्लियर, डन। और हाँ ध्यान देना बच्चों, यहां साफ साफ बोल दिया क्या, जो क्रेडिट जिसका बनता है उसी को देना है, आप एक्सेस क्रेडिट किसी यूनिट को पास ऑन नहीं कर सकते, जिसका जो क्रेडिट बनता है उतना ही उसको पास ऑन करेंगे, वरना सेक्शन में 21 बोलता है क्या, अगर आपने किसी यूनिट को एक्सेस क्रेडिट पास ऑन कर दिया है जो उसका नहीं बनता था वो भी, तो आपको वो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी अलोंग विद इंटरेस्ट, और नहीं करी तो हम आएंगे बैंड मजा भारत लेके, मतलब क्रेडिट भी रिवर्स करेंगे विद इंटरेस्ट और विद पेनल्टी बेटा, हाँ ना। और सेक्शन नंबर 73 74 फॉलो करेंगे, उसके लिए सर्कुलर भी था बेटा। सर्कुलर बोलता है क्या, जो क्रेडिट आईएसडी ने डिस्ट्रीब्यूट करी रॉन्ग रेसिपिएंट को, रॉन्ग क्रेडिट पास ऑन करिए, तो उस रेसिपिएंट यूनिट को क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी अलोंग विद इंटरेस्ट, फॉर्म नंबर जीएसटी डीआरसी 03 के थ्रू। और अगर नहीं रिवर्स करी उसने वॉलंटरली खुद ने, तो हम 73 74 फॉलो करेंगे, शो कोस देंगे उसको भी, और सर उस पर पेनल्टी लगेगा जो आईएसडी है ना बेटा, उस पर सेक्शन नंबर 122 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर 9 का पेनल्टी इस पर भी लगेगा, किस पर, आईएसडी पे 100% ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा, जो रॉन्ग क्रेडिट उसने डिस्ट्रीब्यूट करी उतना पेनल्टी उस पर भी लगेगा बच्चों। इसी के साथ भारत माता की जय। और इसी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट भी खत्म होता है। अब आई होप चीजें समझ में आ रही है, आई होप फास्ट रिवीजन हो रहा है, क्योंकि सर देखो ये बहुत फास्ट रिवीजन रिकॉर्ड करना भी बहुत टफ काम होता है बेटा। इन रिवीजन लेक्चर को बहुत फास्ट रिकॉर्ड क्यों किया जाता है, ताकि आप बहुत फास्ट तरीके से सब्जेक्ट को कवर कर पाए बेटा, क्लियर। सर इस सिलेबस को आपके कंट्रोल में लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। आई होप आपको सर सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवीजन हुआ होगा अच्छे से, माहौल के साथ। सर दुआओं में याद रखना बेटा, क्लियर। और मस्त होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो, एंड सर आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। माहौल जबरदस्त शानदार लिखा हुआ मिलना चाहिए मेरे को कमेंट के अंदर, तो मैं समझ जाऊंगा आपको लेक्चर समझ में आ गया और आपके लिए ये लेक्चर्स यूजफुल है। ऑल द बेस्ट। माहौल सरकार अच्छे से पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। लव यू लॉट, टेक केयर।